इस मेहमान का परिचय बड़ा खास है। हमारे मेहमान शूटर, आर्चर, इंजीनियर, राइटर, म्यूजिक कंपोजर और दिल्ली के तिमारपुर के पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे। किस तरह के राजनीतिक संस्कृति को जन्म देगी ये विचारधारा जब मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं ही एग्जिस्ट करूंगा अपनी आइडियोलॉजी के साथ, पॉलिटिकल आइडिया के साथ, आप नहीं एग्जिस्ट करेंगे। पता नहीं कौन सा साल रहा होगा, 11 या 12, जब आप हांगकांग में हैं और अपने कंपनी के बॉस को शायद मेल आप लिखते हैं। खोजबीन करके आप बैठे हुए हैं। तो मैंने तो सुना है कि अक्सर आप अपने नाना जी का जिक्र करते हैं। We should change the topic. मैं तो अभी रोने लगूंगा। We should just change the topic. I love him like. अब बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है। हमारे यहाँ बचपन में पॉकेट मनी चाहिए मुझे, ये मैंने कभी कहा ही नहीं। BA थर्ड ईयर तक मैंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं। जैसे आपके पास पैसा है तब भी अगर बच्चा आया कि साइकिल चाहिए ना, तो 4 महीना वेट कराओ उसको। ये छोटी सी चिंता उसकी, साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, उसके मन के अंदर जो भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, उसको खुद ही को मैनेज करना पड़ेगा। मैं पहली बार और ईमानदारी से मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मेरे पास अकाउंट में पता नहीं भूल गया 250-300 रुपए, 350 रुपए थे शायद। अब कोई बचेगा नहीं, खत्म मामला। पहले की घटना थी और मैं रोया मंच के पीछे जाके। इहो लिखब के बोलस नेह के बिया, नफरत कयारी से के कटलस हिया, नफरत कयारी से के कटलस हिया। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। वैसे मेहमान तो ख़ास होते ही हैं, लेकिन इस मेहमान का परिचय बड़ा ख़ास है। हमारे मेहमान शूटर, आर्चर, इंजीनियर, राइटर, म्यूजिक कंपोजर और दिल्ली के तिमारपुर के पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या चल रहा है इन दिनों? चल ये रहा है कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके जो भाग दौड़ है ज़िंदगी की, उस स्पेस का सदुपयोग जो है मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बहुत स्वार्थी होके कह रहा हूँ। और मेरा बड़ा मन था कुछ पढ़ा जाए ऐसा कि राजनीति को लेके जो समझ बनी है और समाज को लेके जो चिंतन है, दे बोथ गेट मैरिड, एंड इससे कुछ समाधान की भाषा में निकल पाए। सो प्रिसाइजली स्पीकिंग, मैं सब कुछ और भी बहुत कुछ करने के साथ साथ PhD कर रहा हूँ। सो इट्स गुड टू बी स्टूडेंट अगेन। इनफैक्ट आदमी तो ज़िंदगी भर स्टूडेंट रहे तभी उसका फ़ायदा है, सीखने की और जानने की जिज्ञासा सबसे बड़ा मकसद हो तो ज़िंदगी और खूबसूरत बेहतरीन होती है। तो अभी तो कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ क्या कर रहे हैं, मैं PhD स्कॉलर हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये पढ़ने के पीछे की वजह जो है, मन में जो संशय थे समाज को लेकर, सियासत को लेकर, जो सियासत में होने की वजह से प्रश्न पैदा हुए, इन सब चीज़ों से मन में जो जिज्ञासापन थी, उस जिज्ञासा ने, उत्सुकता ने PhD की तरफ मुझे मोड़ा। और पढ़ाई करी, 1.5 महीने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पास हुआ और अब मैं PhD स्कॉलर हूँ, अलॉन्ग विद जो भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पार्टी की मिलती हैं, अलॉन्ग विद जो लिखने पढ़ने का मेरा कार्यक्रम है, सृजनशीलता की दुनिया में जो रचने गढ़ने की प्रक्रिया है वो भी अनवरत चल रही है। बट ये है जो अभी रिसेंट इवेंट कह सकते हैं, डेवलपमेंट कह सकते हैं। अरे वाह, तो PhD के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या लिया है आपने, किस पे आपका रिसर्च? ये भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। यूजुअली मेरा मास्टर्स जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में था। आई यूज्ड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वंस। और इंटरडिसिप्लिनरी PhD इज़ नॉट वेरी यूजुअल, नॉर्मल और रेगुलर एक्टिविटीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली लोग नहीं करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये अलाउ भी नहीं करती हैं। बट बहुत जांच पड़ताल और ढूंढने के बाद एक विश्वविद्यालय मिला, काफ़ी पुराना, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के बाद आपको पार्ट टाइम PhD अलाउ करता है करने को। और मैं PhD जो कर रहा हूँ, इट्स अ सब्जेक्ट समवेयर लाइंग बिटवीन फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स। तो मैंने आप शुरुआत में बताया कि जिस विषय पे शोधरत हूँ मैं, वो सियासत और समाज में मेरी जो भूमिका रही, मैं जहाँ एग्जिस्ट करता रहा, वहाँ से जो जिज्ञासाएं, संशय और प्रश्न पैदा हुए, उनसे
उन्होंने मोटिवेट किया और तब मेरा रुख इस तरफ हुआ। तो करंटली मैं जो है शोधरत हूँ कि जो एक दार्शनिक विचारधारा है, मध्यस्थ दर्शन कहते हैं जिसको, या सहअस्तित्ववाद कहते हैं। तो जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, इन सब में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्यूरिफिकेशन मुझे लगता है कि बाकी है। मुझे लगता है कि गवर्नेंस भी पूरी तरह से राजनीति को शुद्ध नहीं करती, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से हम अभी कोसों दूर खड़े हैं। तो जो सहभागी लोकतंत्र जिसे कहते हैं हम, जी। तो हमारी इलेक्टोरल प्रोसेसेस भी अभी प्यूरिफाई होना बाकी हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ इन प्रश्नों के जवाब सहअस्तित्ववाद में, मध्यस्थ दर्शन में, और उम्मीद करता हूँ कि जो अवधि है निर्धारित यूजीसी द्वारा, उस अवधि में पढ़ के, लिख के, समझ के अपने प्रश्नों के जवाब में ढूंढ पाऊंगा, और जब जवाब मिल जाएगा तो उसे साझा करूंगा, बांटूंगा लोगों को। क्योंकि सबसे अच्छा समझना जो होता है ना, जब आप समझा पाते हैं, वही होता है। तो जो समझूंगा वो आगे समझाने की कोशिश करूंगा। इस मकसद से मैंने पीएचडी में एनरोल करना ज़रूरी समझा और एनरोल किया। फिर बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होंगे कि वो जो मध्यस्थ दर्शन जिसका जिक्र किया आपने, जी, इसके बारे में नहीं जानते होंगे। थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये मध्यस्थ दर्शन। पाठ्यक्रम की भाषा होगी, उससे दिगर मैं बताने का प्रयास करता जी हूँ। बिल्कुल, ज़्यादा अच्छा होगा। जो जब से मानव अस्तित्व में आया है, एग्जिस्टेंस में आया है, उस पूरे अवधि को अगर आप सेग्रीगेट करने की कोशिश करें तो 3 भागों में स्प्लिट हो पाती है, और हर भाग या हर दौर किसी न किसी किस्म की दार्शनिक विचारधारा से उस दौर का समाज प्रेरित होकर उस समाज में रहने वाले लोग अपना जीवन जिया करते हैं। तो अगर हम बहुत प्राचीन काल की बात करें तो उस समय गॉड सेंट्रिक फिलॉसफी थी। ईश्वर जो है दार्शनिक और सामाजिक चिंतन के केंद्र में हुआ करता था। विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा, बड़ा हिस्सा ईश्वर। लोग मानते थे कि कर्ता भी ईश्वर है, दृष्टा भी ईश्वर है, भोक्ता भी ईश्वर है, सब कुछ वही है जी। फिर धीरे 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 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की औद्योगिक क्रांतियां हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जो ब्रिटेन है उसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि सुख महत्वपूर्ण है, और उस सुख को हासिल करने के लिए औद्योगिकीकरण का हिस्सा बनना आवश्यक है। और यहाँ से फिर मटेरियल सेंट्रिक फिलॉसफी पैदा हुई। और वो फिलॉसफी जो है उसमें भोक्ता जो है वो मनुष्य होता है, लेकिन इसमें भी ईश्वर के अस्तित्व को दरकिनार नहीं किया गया। भय और प्रलोभन के आधार पे, गलत करोगे तो भगवान नाराज होंगे, इसलिए सही करो, अच्छा करो, बुरा मत सोचो, किसी का पाप पड़ेगा। तो पुण्य और पाप की स्थिति में दंड, इन दोनों अवधारणाओं से गाइडेड रह के आदमी अपना जीवन जीता रहा जी। अब पिछले 6-7-8 दशकों से जो दौर चला है वो ह्यूमन सेंट्रिक फिलॉसफी का है, मध्यस्थ दर्शन का है, सहअस्तित्ववाद का है, जिसमें ये समझाने का प्रयास किया कि आपने जो कुछ भी किया करा, अगर वो प्रकृति के साथ, और प्रकृति जब मैं कह रहा हूँ तो इसमें पेड़ पौधे, मैं इंसेक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ, एनिमल की भी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग की भी बात कर रहा हूँ, इन सब के साथ अगर आप हार्मनी में नहीं है, संतुलन में नहीं है, तो आपके लिए जीवन मुश्किल है और कष्टप्रद होगा, और आप सुख, जिस सुख की अनुभूति करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। यू वोंट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट ट्रू कंफर्ट एंड ट्रू पीस ऑफ माइंड। एंड ये इसलिए को एग्जिस्टेंस इज द ओनली वे आउट। ये दर्शन जो है, जो ह्यूमन सेंट्रिक फिलोसफी है, स्कूल ऑफ थॉट है, लाइन ऑफ थॉट है, वो ये कहता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, कुदरत को, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और करते करते लगा बहुत सारे देशों को कि फॉसिल फ्यूल इज़ नॉट सफिशिएंट, ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं ख़त्म होगा तो 50 साल 100 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हम मूव कर रहे हैं कि नहीं यार, सोलर सिस्टम को कैसे एक्सप्लॉइट करें, हम कैसे वहाँ से एनर्जी निकालें और हम अपने काम में लेके आएँ, बैटरीज यूज़, रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा फोकस जा रहा है। तो वो कोएग्जिस्टेंस है, और ये दोहन था। आप प्रकृति का दोहन एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जबकि ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। जब आप जी रहे हैं अपनी दिनचर्या में, आप कुदरत को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मुझे भी ये लगा कि जिस तरह का ये चिंतन है, यह चिंतन समाधान परक है, संतुलित है,
और मुझे भी लगा कि सह अस्तित्ववाद के अलावा और कोई तरीका शायद नहीं हो सकता कि जिसको अपने जीवन में रख के आदमी जिए। तो दिस इज द सब्जेक्ट, टू बी प्रिसाइज, नॉट वेरी प्रिसाइज, काफ़ी समय ले लिया मैंने बताने में, बट नहीं नहीं अच्छा। ये है वो विषय जिसके इर्द गिर्द मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है, शोध का विषय, वो घूमता है। ये सुनते हुए ही बड़ा ही रोचक लग रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है ये कि मतलब इंटरेस्टिंग है। और आप समझिए इंटरेस्टिंग क्यों लगा आपको, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ, समस्या तो आपको बता रहा हूँ, पर समस्या से डरा नहीं रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच में बात कर रहा हूँ कि ये दिक्कत तो है लेकिन यहाँ समाधान है, यहाँ सोल्यूशन है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मनी, पीस, लव, कोएग्जिस्टेंस, यू इट्स मेकिंग यू फील कि हाँ यार यही तो है लाइफ, यही तो है, क्या चाहिए हमारे को। मतलब हम किसी की जान लेके, किसी को एक्सप्लॉइट करके अगर सुख हासिल कर लें, खुशी तो नहीं है, शांति तो नहीं है, तो प्रॉब्ली दिस इज द वे फॉरवर्ड। मैं भी अभी विद्यार्थी हूँ और इसको जानना, सीखना, समझना और आवश्यकता पड़ने पर इसका आत्मसात करना, और एक बार समझ जाना, समझ गए तो फिर इसको बाकियों को समझाना, ये सारी यात्रा अनवरत और आजीवन चलती रहने वाली है। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको इंसान को बड़ा ही ये लिबरल बनाए रखेगा कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा उदासीनता नहीं आएगी कि शिकायतें हैं, बहुत सारी कमियां हैं और इसको छोड़ देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपके सही बात पास है, इसका उपाय। रिसेप्टिव है। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलिटिक्स में हूँ। पॉलिटिक्स में दिक्कत क्या है कि जो बहुत सारी राजनीतिक विचारधाराओं के बीच का जो अंतर्द्वंद है, वो राजनीति के अंदर से शुचिता को, राजनेताओं के अंदर से कोमलता और सौम्यता को नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। दैट मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप ह्यूमन वैल्यूज की एक लिस्ट बनाएं तो आप लिखने के बाद रियलाइज करेंगे कि इसमें से सियासत कुछ दे नहीं रही है बल्कि ले रही है। मतलब ये किस तरह के राजनीतिक संस्कृति को जन्म देगी ये विचारधारा, जब मैं ये कहूँ कि नहीं मैं ही एग्जिस्ट करूंगा अपनी आइडियोलॉजी के साथ, पॉलिटिकल आइडिया के साथ, आप नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। तो जैसे ही इससे आप हटते हैं और ये कहते हैं कि मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, आप भी एग्जिस्ट कर लो और ये भी एग्जिस्ट कर लें, कोएग्जिस्टेंस अपने आप आ जाता है। सब एग्जिस्ट करें, अपनी अपनी बात कहें। मुझे अपना बल्ब बेचना है और आपको भी अपना बल्ब बेचना है। मेरा बल्ब अच्छा है ये बताने के लिए मुझे आपका बल्ब फोड़ने की जरूरत नहीं है। आप भी अपना रोशन कर दो, मैं भी अपना रोशन कर देता हूँ। जिसको जिसकी रोशनी ज्यादा लगी वो वाला बल्ब खरीद लेगा। ये इससे राजनीतिक शुचिता खत्म नहीं होगी। हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो है ह्यूमन वैल्यूज से एनरिच होगा। और मूविंग फॉरवर्ड इस तरह के पॉलिटिकल कल्चर से जो पॉलिटिकल मूवमेंट होगा, उससे जो गवर्नेंस सिस्टम बनेगा वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा, बहुत ह्यूमेन होगा, बहुत मानवीय होगा, संवेदनशील होगा। आपने महसूस किया होगा बहुत सारी जगहों पे तो सिर्फ इसलिए समाधान नहीं मिलता किसी समस्या का कि संवेदना का अभाव है पॉलिसी मेकर्स में। बिल्कुल इनफ सेंसिटिविटी ही नहीं है। दिस school of thought will bring that missing piece of puzzle. मुझे I think इस संवेदना की जो आपने बात की उससे मुझे वो के कामराज का वो इंसिडेंट याद आता है, वो मिड डे मील वाला, जब वो अपनी कार से जा रहे थे और बच्चों जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तो वो इंसिडेंट अभी आप जब कह रहे थे तो मुझे उसका याद आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस थीसिस को सबमिट करने के बाद से आप तो पॉलिटिक्स में मुझे क्या एक्टिव रहेंगे कि नहीं? अब मैं चाहे आप, हम कुछ भी कर लें, हम तो पॉलिटिक्स में हैं। कोई भी 18 साल का हो गया तो वोट तो दे रहा है ना। सो इज मेकिंग अ पॉलिटिकल डिसीजन कि किसे इलेक्ट करना है। सो ये कहना कि मैं तो अब पॉलिटिकल हूँ, ये तो सिर्फ ये है कि मैं बताऊंगा नहीं कि मैं किसको मानता हूँ, जानता हूँ या प्यार करता हूँ या वोट करता हूँ या मेरी विचारधारा क्या है। ये इसके ऊपर एक आवरण डालना है। अदरवाइज दिस इज नथिंग लाइक आई एम अ पॉलिटिकल दैट एग्जिस्ट। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि मुझे इस बात का विश्वास है कि इस शोध के अंत में मैं एक ज्यादा सेंसिटिव और इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल पर्सन तो जरूर होऊंगा। मेरा ज्ञान तो बढ़ेगा ही। मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीतिक विचारधारा को मैं जानने समझने का प्रयास, जिस तरह की विचारधारा को मैं जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो विचारधारा मुझे और संवेदनशील बनाएगी। सिर्फ ज्ञान नहीं देगी, मुझे और सेंसिटाइज करेगी, सेंसिटिव करेगी और मुझे और मेरे अंदर एम्पैथी पैदा करेगी। तो आदमी के तौर पर मैं बेहतर होऊंगा और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर भी बेहतर होऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना सर कि उस संवेदना के साथ, जिस संवेदना को आप आत्मसात करने की बात कर रहे हैं और उसके साथ एक्टिव पॉलिटिक्स, जो अभी पॉलिटिक्स जिस तरीके से राजनीति चल रही है उसके साथ तो सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल हो सकता है। सही बात है। क्योंकि मैं
मैं जिस तरह से सियासत में रहा, जब तक रहा, 2 चीज़ें मैं साथ लेके चलता। एक तो ये कि मैं इन 2 लाइनों में बड़ा यकीन रखता हूँ कि कोई जागे या ना जगे, ये उसका मुकद्दर है। हमारा फ़र्ज़ है आवाज़ लगाते रहना। हम जहाँ हैं, वहाँ होने की वजह से हमें एक दायित्व मिला हुआ है कि आवाज़ लगानी है। गलत है तो बोलना है गलत है, सही है तो बोलना है सही है। बाकी कोई जागता है नहीं आता, ये उसका मुकद्दर है। वो कहते भी हैं कि सोए को जगा सकते हो, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। नहीं जगा सकते। तो एक तो वो बात है, और दूसरी बात ये कि मैं राजनीति में हूँ तो मैं हमेशा एक न्यूनतम संतोष लेके चलने का प्रयास करता हूँ। वो न्यूनतम संतोष ही मुझे राजनीति में बनाए रखता है। उदाहरण के तौर पे मैं तिमारपुर का विधायक था 5 साल, तो मेरे मन में ये संतोष था कि मेरी विधानसभा में 14 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 28,000 जो बच्चे हैं, उनका भविष्य तो यहाँ होने की वजह से, या जिस सरकार का मैं हिस्सा हूँ, सरकार का हिस्सा होने की वजह से सुरक्षित है। ये बहुत बड़ा संतोष है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एज अ पॉलिटिकल पार्टी कई बार लोगों को लगता होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, इस रास्ते क्यों चल रहे हैं, उस रास्ते। लेकिन वो न्यूनतम संतोष ही है कि वो 28,000 के बच्चों के भविष्य को लेके मैं आश्वस्त हूँ। वो न्यूनतम संतोष मुझे यहाँ राजनीति में, मैं जहाँ हूँ वहाँ होने की वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। वो संतोष मुझे यहाँ राजनीति में बनाए रखता है। और क्या मोटिवेट करता है? लालच मोटिवेट करता है। मैं कलेक्टिव जो वेलफेयर है उसकी अवधारणा में विश्वास, सामूहिक सौभाग्य की अवधारणा में विश्वास रखता हूँ मैं। तो जैसे अब मेरा ये मानना है कि जिस राजनीतिक संगठन से जुड़ा हूँ, उसकी अगर सरकार बनती है तो व्यवस्था ऐसी होगी कि मेरा बच्चा कल को बड़ा होकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएगा अगर, तो बिना 100 रुपये रिश्वत दी उसका लाइसेंस शायद बन जाएगा। ये मेरा लालच है। बट ये वैसे तो व्यक्तिगत स्वार्थ है, पर आप देखिए तो एक कलेक्टिव वेलफेयर की मैं बात कर रहा हूँ कि व्यवस्था ही ऐसी हो जाएगी कि लोगों की जिंदगी करप्शन की वजह से बेजार नहीं होगी। मेरी बेटी है और कल को 17-18 साल की होती है और कहीं जाती है कॉलेज और लेट लौटती है, 8 बज गया, अंधेरा हो गया, तो मुझे मेरी बेटी की सुरक्षा की चिंता नहीं होगी अगर मैं इस व्यवस्था का हिस्सा हूं तो ये वैसे तो कहने को ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, पर आप देखिए ये सामूहिक सौभाग्य की बात, कलेक्टिव वेलफेयर की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो सबकी बेटियां सुरक्षित होंगी। तो ये वो चीज़ है जो मुझे मोटिवेटेड रखती है, और ये वो बेरे मिनिमम है जहाँ मैं अपने आप को अटैच करके रखता हूँ कि नहीं, प्लस रचनात्मकता, सृजनशीलता, ये भी आपके अंदर की नरमी को बचा कर रखते हैं। तो आई एम श्योर कि मैं राजनीति में तो अब हूँ और रहूँगा, तो हर पल, महीने, साल, दशक मैं पहले से बेहतर इंसान बनके अपनी सेवाएं जो है इस राजनीतिक संगठन के जरिए देता रहूँगा। जी, बहुत ही अच्छा। मेरा दूसरा सवाल है, एक तो मेरी व्यक्तिगत जो रुचि है जी जानने की कि आपका जो पर्सोना है और आपकी जो पर्सनालिटी है, जो हम गौर करते हैं। सत्यानाश है ना। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। नहीं, मतलब उसमें मैंने पाया है कि बड़ा ही आप खुद को ना हमेशा किसी न किसी वक्त में चैलेंज, नई चीज़ों को, चुनौतियों को स्वीकार करने, एक्सप्लोर करने, अगर वो मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग, फिर पॉलिटिक्स, शूटिंग, आर्चरी, लेखन, गायन, और अभी नया सुना मैंने कि ये अब PhD स्कॉलर आप हैं। तो ये कैसे आया? एक तो ये कह सकते हैं कि बड़ा कंफ्यूज आदमी हूँ मैं, समझ में नहीं आता कि क्या करना है। बट इस कंफ्यूजन में फ़ायदा है कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं। मैं आपको 2-2.5 साल पहले की कहानी बताता हूँ। मेरा बच्चा भी जस्ट कम्प्लीटेड हिज 10th स्टैंडर्ड, यहीं पास में ही पढ़ता है इनफैक्ट। तो 2 साल पहले की बात है, हमारे घर में कुछ मेहमान आए, तो मैंने कहा कि खाना वाना नहीं बनाएंगे, बाहर से लेके आ रहे हैं, सब बैठ के बात करेंगे परिवार के लोग। तो हमारे घर के पीछे हल्दीराम है, तो हम गए लेने के लिए। तो लौट रहा था मैं, तो कभी कभी पिछले कई साल से है कि उसकी उम्र का ख्याल रखते हुए मैं अपने बच्चे के साथ कुछ डीप कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मैंने उससे पूछा कि कान्हा बुलाते हैं उसको, बोले कान्हा बेटा बताओ जिंदगी का, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और डोंट रश, टेक योर टाइम एंड देन आंसर, थिंक अबाउट इट, आई डोंट वांट एनी क्विक रिस्पॉन्सेज। तो बोला, थोड़ी देर सोचा, मुझे लगता है 25-30 सेकेंड सोचा होगा। अभी वो 10th में, तो उस समय वो 8th या 9th में रहा होगा, 10th को, अब तो 10th क्लियर कर लिया उसने, तो 8वीं 9वीं में रहा होगा। बोला कि पापा मुझे लगता है ज़िंदगी का मकसद जो है ना, जानना है, सीखना है। तो मैंने कहा बस भाई साहब पैसा वसूल। क्या बात है, सीरियसली? अगर इस उम्र में तुम ये समझ रहे हो कि ज़िंदगी का मकसद जानना या सीखना है, मैं निराश होता अगर तुम कहते कि पापा मैं 10th के बाद 12th करूँगा और बड़ा इंजीनियर बनूंगा और बहुत अच्छी जॉब लूँगा और आपको पूरी दुनिया घुमाऊँगा और गाड़ी होगा और बंगला होगा।
बड़ा निराश होता है कि तो गड़बड़ हो गया मामला। पर जब तुमने ये कहा कि जानना और सीखना ज़िंदगी का मकसद है, तो मैं खुश हूँ। तो मैंने पूछा उससे कि क्यों? बोली यही तो आपने ज़िंदगी का मकसद पूछा। और कितना मेरी दिन लिया? पढ़ाई का मकसद नहीं पूछा कान्हा ने आपने। कितने दिनों में जवाब दिया है? कितने घंटों में जवाब? 25-30 सेकंड लिया होगा उसने, सोच के बताया उसने। अच्छा। 30 सेकंड, हाफ अ मिनट मैक्स। तो वो सोचते जबकि चलते आपने हम लोग कहा चलते भी जा कि रहे हैं, तुम हाथ में समय हमारे ले एक लो। झोला है, हल्दीराम का पैकेट हम लेके टहलते जा रहे हैं। और वो सोच रहा है 30 सेकंड लिया होगा। तो मैंने पूछा क्यों तूने ये बोला? तो बोले कि अरे पढ़ाई वढ़ाई कर लूंगा, नौकरी तो हो ही जाएगी, वो टेंशन नहीं है, पर जिंदगी तो फिर भी रहेगी ना। हम्म। तो जिंदगी का मकसद तो ऐसा हो जो जिंदगी भर चले। हम्म। तो जिंदगी भर क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। आई वॉज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड दैट मोमेंट। एंड मैं अभी भी उतना ही संतोष में हूँ, बिकॉज बिना मेरे कहे समझाए मैंने कभी कम्युनिकेट नहीं किया ऐसा कि मेरा, कभी उसे कहा भी नहीं कि मेरी जिंदगी का एकदम, मुझे लगा कि ये समझने में मुझे 35 साल लग गए और ये 14 साल की उम्र में समझ रहा है, तो ठीक है। और दैट्स द ओनली रीजन कि मुझे लगता है कि ये पिछले जन्म का पता नहीं, अगले का कुछ आइडिया नहीं, सब कहानियां हैं। तो यही एक जिंदगी है। और इतना कुछ है इस दुनिया में जानने के लिए, सीखने के लिए, कि मुझे लगता है कि एक जीवन कम पड़ जाएगा, दिन में घंटे कम पड़ जाएंगे। और इस भाव ने जब भी मौका मिला कुछ सीखने के लिए मोटिवेट किया। तो कभी कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, तो कभी कोई स्पोर्ट पिकअप कर लिया। बहुत कुछ किया, मतलब बहुत कुछ किया। और ऐसा लगता है कि जो बहुत कुछ किया वो कितना थोड़ा है। वो जिंदगी पता नहीं कितनी है, वो कल है नहीं, पता नहीं। तो सीखो, यही चीज है, यही भूख है जो मैं चाहता हूं कि मरे ना, मरते दम तक। और इस भूख ने ही जो चीजें आपने कही कि आपने ये कर लिया, वो क्या क्या खाकी किया। 3-4 साल मार्शल आर्ट सीखा, फिर इसके बाद पिस्टल शूटिंग करी, फिर आर्चरी करी, फिर एक टाइम था मैंने सोचा कि हर साल एक नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखूंगा, तो वो भी किया। 3-4 साल 5 साल तक नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बजाता रहा। पॉलिटिक्स तो चली रही थी, पैरेलल चल रही थी। इट वाज ऑलवेज इन द बैकग्राउंड समटाइम्स, एंड समटाइम्स इन द फोरग्राउंड, चलता रहा। तो निराश नहीं हूँ, जितना जिया आराम से जिया, काटा नहीं। आगे भी ऐसे करेंगे। ये जो कुछ हमेशा कुछ नया करते रहने की जो ये आपके अंदर जो ये प्रवृत्ति जो विकसित हुई है, ये कहाँ, गाजीपुर में हुई, कानपुर में हुई, भोपाल में हुई, हांगकांग में हुई, कहाँ हुई ये? हाँ, तो गाजीपुर से पहले जमानिया आता है। हाँ। मैं असल में जमानिया का रहने वाला हूँ। जमानिया एक छोटा सा कस्बा है और बहुत सारी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं इस कस्बे के आसपास। और मैंने वहीं से बीए की पढ़ाई करी। +2 में तो मैथ्स था मेरा, पीसीएम था। बट इसके बाद मैं थोड़ा, जानते हैं आप, बच्चा अगर ठीक ठाक है पढ़ने लिखने में, तो अगर परिवार गरीब है तो 10वीं के बाद नौकरी कर ले। तो मेरा परिवार गरीब था, तो 10वीं के बाद नौकरी करने की चिंता आन पड़ी। तो बहुत सारे एग्जाम दिए, भर्ती हो गया, फिर मज़ा नहीं आया, मम्मी से हाथ पे जोड़ा। मैं एक टाइम में नेवी में भर्ती हो गया था, नेवी चला गया था, ट्रेनिंग करने चला गया था 11th में। अच्छा। नेवल अप्रेंटिस ज्वाइन कर लिया, फिर जमा नहीं तो वो छोड़ के आ गया। जब छोड़ के आया तो नेवी में क्या एनडीए वाला था कि? नहीं, एनडीए वाला नहीं, नेवल अप्रेंटिस जो अच्छा। 10th क्वालिफाई करने हाँ, के हाँ, बाद होता है। हाँ, क्योंकि हाँ। परिवार आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था, तो 10वीं के बाद ही दबाव महसूस होने लगा कि पैसा कमाना पड़ेगा, वरना मम्मी अकेले कैसे करेगी, पिताजी थे नहीं हमारे। तो वहाँ चला गया। अब वो उधर गया 11th में, तो 11th की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। 12th में, 11th के लास्ट में यहाँ आया तो बड़ी मुश्किल से 11th में पास हुआ। 12th में कुछ समझे में नहीं आया, हालत ख़राब। 3rd डिवीजन पास हुआ मैं पीसीएम लेके, और मैथ्स से था मैं, फिर बताने में बेइज्जती होती थी, तो बायो भी ले लिया। 1 साल बायो से पढ़ा तो 2nd डिवीजन हो गया। फिर मम्मी ने बोला कि अब तुम छोड़ दो वो सब, तुम आईएएस बन जाओ। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो वही होता है। हाँ। तो वो तैयारी करने लगा। फिर कंप्यूटर में मेरी बड़ी जिज्ञासा थी। मतलब ग्रेजुएशन तक तो हमने कंप्यूटर, बीए फर्स्ट ईयर तक कंप्यूटर हमने खाली रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में, वो जो पॉलीक्रिलिक की दीवार है उसके दूसरी तरफ ही देखा था, टिकट काटते हुए। टिकट बनते समय। इसके पहले कहीं और तो बड़ी जिज्ञासा थी कि यार ये एक डब्बा बुद्धू बक्सा जो है, पता नहीं कई लोग काम कर लेता है। तो तैयारी करते करते रुझान हो गया कंप्यूटर्स में, तो एंट्रेंस एग्जाम दिया तो पास हो गया, तो एमसीए कर लिया। बट एमसीए करने के पहले तक मन हमेशा ये रहा कि अपर्याप्तता लगती रही हमेशा। जो पढ़ रहे हैं सिर्फ वही पर्याप्त नहीं है। परिणाम ये हुआ कि मैंने पढ़ाई तो करी, इंग्लिश, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी से बीए की, लेकिन बियॉन्ड एकेडमिक्स में खूब पढ़ता लिखता रहा। सो इन अ वे जेनेटिक्स मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। बट जिस तरह के परिवेश में मैं रहा, जानना है, सीखना है,
ये ज़िद बचपन से बनी रही और इसमें ज़मानिया में मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे गुरु जो रहे होंगे उनका तो 100% योगदान रहा होगा कभी, क्योंकि किसी ने मुझे जानने सीखने की बात जब आई तो डिस्करेज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं 8वीं 9वीं में था तो मेरी दीदी ट्यूशन पढ़ती थी, तो मैंने सर से कहा कि दीदी को जब आप इंग्लिश पढ़ाते तो मैं बैठ जाऊँ साथ में। अच्छा। सॉरी लेकिन पूछना ज़रूरी है क्योंकि फीस तो एक ही आदमी की मिलती है आपको। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, खाली बैठा रहूँगा। हाँ। तो बोले क्या करोगे बैठ के? तो आप जो बोलेंगे सुन लूँगा और सुन के समझ में आएगा समझ लूँगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो बोले बोलना नहीं एकदम। वो ठीक है बोलूँगा। पढ़ता रहा, परिणाम ये हुआ कि जो उनको पढ़ाते थे वो सब सीख गया मैं। आई रियलाइज़ कि सीखने में फ़ायदा है, बाकी किसी में फ़ायदा नहीं है और ये फ़ायदा लाइफ लॉन्ग है। सीखो खूब। तो ये सीखना भी एक तरह का आंदोलन रहा मेरे लिए। ये जो जमानिया जिसको आप कस्बा कहते हैं, तो पहले मुझे बताइए कि कस्बा आप क्यों कहते हैं, और जमानिया ये जो गांव का जो आपका नाम है, कभी कभी सुनते हुए ऐसा नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय विलेज टाइप साउथ अफ्रीकन देशों में ऐसा किसी ने कहा नहीं है कि इसका नाम? बड़ा इंटरेस्टिंग है ज़मानिया की हिस्ट्री। मल्टीपल स्टोरीज़ हैं। एक तो ये कि अकबर के एक सिपह सालार थे ज़मन साहब, उनके नाम पे ज़मानिया बना। अच्छा। पौराणिक कथाएं इस प्रकार से हैं कि भगवान परशुराम जो है वो भृगुकुल वंशज थे। भृगु जी की जो भूमि थी वो बलिया थी और गंगा के किनारे ही ऋषियों के आश्रम रहे। तो ये यमदग्निया हुआ करता था भगवान परशुराम के पिता के नाम पे, उनका नाम यमदग्नि था। तो यमदग्निया था जो कालांतर में अपभ्रंशित होके जमानिया हो गया। अच्छा। वैसे सरकारी कागजातों में जमानिया को मदन बनारस या छोटी काशी भी कहते हैं। ओहो। जमानिया को तो छोटी काशी उत्तर वाहिनी गंगा है वहाँ पे। तो ये है। और कस्बा तो मैं जैसे कस्बे को डिफाइन करता हूँ, कस्बा कुछ और होता नहीं है, गांव होता है जो किसी एक समय में शहर की चकाचौंध से प्रभावित होता है और वो दौड़ना शुरू करता है। जब शुरू करता है। दौड़ते दौड़ते आधे रास्ते जब दम तोड़ देता है तो ना वो शहर बन पाता है, ना वो कस्बा, ना वो गांव रह जाता है, वो कस्बा बनता है जहाँ लोग अभी भी गांव के हैं, चिंतन अभी भी गांव का है, लेकिन मकान पक्के हो गए, दिल कच्चे हो गए, कच्चे रह गए लेकिन मकान पक्के हो गए, गलियां पक्की हो गई, पेड़ खत्म हो गए और वो गांव से घिरा हुआ है पर गांव जैसा नहीं। तो शहर बनने की दौड़ में जब गांव दम तोड़ता है बीच में कहीं तो कस्बा बन जाता है। जमानिया हमारा ऐसा ही कस्बा है। ग्रामीण और शहरी संस्कृति की जो मिलने वाली लाइन होगी उस लाइन पे कहीं खड़ा है। पता नहीं किस कोशिश में खड़ा है, शायद उम्मीद हो कि 5 साल 10 साल बाद शहर बन जाएगी। तो जमानिया के आसपास से गंगा हाँ, पूरा गंगा नदी के किनारे किनारे ही मेरा अपना घर। जमानिया में गंगा नदी से मुश्किल से 100-150 मीटर दूर होगा। एयर डिस्टेंस इतना ही है। और इनफैक्ट हमारे यहाँ तो मतलब बच्चे चलना बाद में सीखते हैं, तैरना पहले सीखते हैं। और बहुत चौड़ा पार्ट है नदी का, बहुत सुंदर जगह, कभी आइए आप। जरूर जरूर। क्या यादें जुड़ी हुई है वहाँ से, जमानिया से आपकी? यादों का मामला तो ये है कि मैं कहता हूँ लोगों से कि जीऊँ कहीं भी, मरूंगा जमानिया में। तो बहुत प्यार है। और जो भौतिक सुख के जो रास्ते हो सकते हैं, सुविधाओं को पाने का तरीका हो सकता है, वो उस मामले में थोड़ा पीछे है जमानिया। बिजली नहीं आती और लोग थोड़ा सा अजीब से हैं, पता नहीं क्या वजह है। लोग कंफ्यूज हैं वहाँ पे कि हम गांव के लोग हैं कि शहर के लोग हैं, इसलिए शायद। बट फिर भी जब जाता हूँ तो मेरी सारी कोर मेमोरीज तो वहीं की हैं। और बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी वहीं की है। जो कॉलेज था मेरा, अंग्रेज़ी भले ही पढ़ता था मैं विषय के तौर पे, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेज़ी भी अच्छा पढ़ाते थे पर हिंदी में पढ़ाते थे अंग्रेज़ी में, उसका भी अपना आनंद था। फ्रेंड्स हैं। और मैं जब थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली सोचने समझने लगा तो थोड़ा वहाँ पे भी सोशलाइज करना स्टार्ट किया था मैंने। सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन पाऊँ इसकी कोशिश की थी। सो अब जब कुछ होता हुआ मेरे आसपास दिखता है, लोग कहते हैं कि ये अचानक कहाँ से गया। आई रियलाइज कि नहीं, ये अचानक तो नहीं है। ये तो बीज था। जब अनुकूल वातावरण मिला और खाद पानी मिला तो अंकुरित हुआ और जो हुआ सो दिख रहा है। एक और सवाल यहाँ पे मेरे मन में उठता है कि जब जिस दिलीप पांडे को हम लोग देखते हैं मंचों पर बोलते हुए, उपन्यास लिखते हुए, गाते हुए और तमाम तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, तमाम तरह के एक्सप्लोर करने के लिए मंच के साथ एक मतलब जो एक्सप्लोर करने की जो चीज़ है, मैं जानना चाहूँगा कि जब शुरुआती दिन जब जमानिया में आपने बताया जब गुजर रहे थे, तो कोई ऐसा घर का बड़ा बुजुर्ग या कोई शिक्षक या गांव का कोई
व्यक्ति कोई इस तरह की तारीफ किया था क्या कि यार दिलीप बहुत अच्छा बोलता है लड़का, या मम्मी पापा को कोई बोला हो कि बड़ा इसके अंदर कुछ ऐसी जिससे ना एक बच्चों में एक मोटिवेशन मिलता है? मैं बताऊं आपको, बड़ा वो है, कॉन्फ्लिक्टिंग सा स्टेटमेंट है, और मैं पॉलिटिक्स में हूँ इसलिए और कॉन्फ्लिक्टिंग है, और बहुत सारे लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, बट मेरा स्वभाव जो है ना अंतर्मुखी है, और मैं बोलने से घबराने वाला आदमी हूँ। अच्छा। इन अ वे इंट्रोवर्ट वर्ड यूज करते हैं अंतर्मुखी होने को, बट और बचपन से मेरा स्वभाव ये रहा है कि 10,000 अनजान लोगों के बीच बिठा दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप बैठा रहूंगा, पढ़ा रहूंगा। आई डोंट यूज टू सोशलाइज मच। मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर नेटवर्क नहीं कर पाता था लोगों के साथ, और बहुत ही संकोची स्वभाव का था, अंतर्मुखी स्वभाव का था, और ये आज भी है। आज मैं जो कह बोल पाता हूँ, राजनीति में होने की आवश्यकता है ये मुझे पता है, तो जो दायित्व बोध है मेरे अंदर का, वो उस संकोच और संशय को खत्म कर देता है कि अदरवाइज कहीं अगर ऐसा मौका होता है कि मेरे न बोलने से काम चल जाएगा तो मैं नहीं बोलता हूँ। मंच पे गया हूँ, 5-10 हज़ार लोगों की, 50 लोगों की भीड़ है, और मैं प्रबंधन में लगा हूँ, मेरा बोलना आवश्यक नहीं है। आगे कोई कहता है कि तुम्हें बोलना, तो मैं घबरा जाता हूँ, अरे भाई मत करो, बुलवा लो यार, हाथ जोड़ रहा हूँ। अमूमन लोगों को पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल। बट मुझे जो लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग सीनियर हमारी पार्टी में, वो लोग भी जानते हैं कि ये भागता है, बचने की कोशिश करता है बोलने से। बड़ा जब समझ में आ गया कि नहीं अब बोलना ही पड़ेगा, तो अंदर से मन मजबूत करता हूँ, बोला ठीक है बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे भाई, तो बोलता हूँ मैं। और शुरुआती दिनों में पॉलिटिकल डिबेट्स में मैं जाता था, क्योंकि वो उस समय की आवश्यकता थी, बहुत कम लोग थे डिबेट्स में जाने वाले, पार्टी में थोड़े लोग थे। बट अब जैसे लोगों की संख्या बढ़ी, मैं वहाँ भी अब घबराता हूँ, घबराता इन द सेंस अवॉइड करता हूँ। वैसे वहाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग शोर शराबा मचा है, कुछ बहुत ज़्यादा शेष है नहीं इवनिंग डिबेट्स में। तो बट एक शख्सियत मेरी ज़िंदगी में ऐसी रही है जिन्होंने मुझे बल, मूल्यों के अलावा मतलब और कुछ नहीं दिया। जब भी दिया, बल दिया, मूल्य दिए, वो थे मेरे नाना जी। उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया। डैड वाज नॉट देयर, सो आई बीन रेज्ड बाय सिंगल मॉम। तो वही थे, और ऐसी ऐसी चीज़ें अब मैं सोचता हूँ। एक कोई गज़ल भी है, मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, ऐसे करके एक गज़ल भी है। तो मुझे लगता है कि मुझ में जो कुछ भी अच्छा है सब उनका है। ऑफ कोर्स आई एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ माय मॉम, डैड वाज नॉट देयर, बट नाना ने ही सब कुछ अंदर भर दिया जो एक अच्छा आदमी बनने के लिए ज़रूरी था। एक बार क्या हुआ कि हमारे कस्बे में डकैती पड़ी, चोरी नहीं, डकैती का जिसमें दीवार काट उठ के अंदर, नहीं, पूरे बाजार में गोलियां चल रही हैं, और 15-20 डकैत हैं, और गन लेके दुकान बंद करवाई जा रही है, और हमको सुनने में आ रहा है वहाँ उनको मार दिया, फायर कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, ऐसे चल रहा है। तो मैं नाना से बोला कि नाना चलते हैं हम लोग, आपने यही सिखाया है कि जब गलत हो तो बोले बेवकूफ़ कहीं का, क्या लेके जाओगे तुम? तो मैं ढूंढने लगा, हमारे घर में एक दरवाजा था जिसके पीछे एक रॉड लगती थी बंद करने के लिए, अभी पुराने दरवाजे से होते हैं। तो मैंने पकड़ा, ये है, और आप ये पकड़ लीजिए, हम लाठी पकड़ लेते हैं, बोले इससे 4 गुनी डिस्टेंस से वो फायर कर देगा, मर जाओगे। मैं कहना तो ठीक तो है नहीं, आपने मुझे लगता है कि आपने तो यही कहा था कि अपने स्तर पे कुछ गलत हो रहा है तो विरोध तो करना चाहिए, तो क्या विरोध करें? तो बोले तुम छोटे हो, अभी विरोध करने का समय आएगा जब तब करना, आप तो बड़े हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब सही एग्जाम्पल सेट करना है, तो बोले तुम रुको मैं जाता हूँ। तो वो गए बेचारे वो गए। अब तब तक तो लूट लाट के सब मार पीट के चले गए थे, पर वो गए, एंड ही वेंट आउट ओनली बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। एक, he wanted to protect me, so मुझे नहीं आने दिया, और दूसरा, he didn't want to set the wrong example, so he went out। और मुझे लगा कि हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा हथियार तो हिम्मत है, इससे कुछ है नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको बताऊँ। एक कई जगहों पे मैंने बोला भी हुआ। एक बार क्या हुआ कि गांव में, आपके भी अंचल में, आप जहाँ के हैं, आप भी पूरब की मिट्टी से रिश्ते रखते हैं, गांव में जब शादियां वादियां पड़ती हैं तो कोई वेटर नहीं होता, मोहल्ले के लड़के ही अपना सब सिस्टम जमाते हैं, करते हैं। हमारे तो बल्कि कहते हैं कि अगर लड़की की शादी है, जो कुंवारा लड़का अच्छा सेवा करेगा जल्दी ब्याह होगा, हाँ। तो हमारे यहाँ भी ये सिस्टम था। अब हमारे घर के सामने एक बनवाल परिवार था, वहाँ शादी थी, तो हम लोग पहुंचे। अब वहाँ पे पंगत बिछती है, टाट पट्टी सा बिछाया जाता है, पत्ता लगता है, और वो पत्ते में खाना परोसा जाता है और लोग खाते हैं। तो सब लोग सेवा कर रहे थे। हम नाना से पूछे कि नाना जी हम क्या करें, बताइए। तो देखा कि सब लोग जब खा रहे हैं, खाने के बाद जैसे उठे, सबका पत्तल पड़ा हुआ है। नाना बोले
चलो अब वो काम करना है जो कोई करना पसंद ना करता। मैंने क्या, जूठा उठाते और खट से लग गए। जबकि वो नाना जी की तस्वीर देखेंगे आप तो दाढ़ी वाले बामन थे वो, दाढ़ी मूंछ पूरा एकदम संत हाँ, जैसे, एकदम जिसको साधु जैसे देखते ही होते हैं ना। पंडित हाँ जी और इस तरीके हाँ। से संबोधित लोग करते होंगे। और वो पूजा पाठ करवाते थे, कर्मकांड करवाते थे, सब ओहो, तो कई सारे। उस इलाके में तो बड़े हाँ, सम्मानित। बहुत सम्मानित थे। हाँ, अच्छा, जूठा आई रियलाइज कि उन्होंने बहुत सही और गजब की बात मुझसे कही। इसके लॉन्ग टर्म फायदे बताता हूँ। कोई उठा नहीं रहा था, जैसे उनको देखा लोग उठाते सब, अरे 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 पंडित जी आप, हम नहीं पंडित जी क्या, आप बाबू साहब बैठिए, खड़े रहिए, आप हम करते हैं, आप मालिक बने हुए हैं तो। और उन्होंने करना शुरू कर दिया, हम भी फिर साथ में लग गए जूठा उठाने के लिए। हाँ, बोले कि जो काम कोई ना करे ना, वो काम करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब उस एक बात का असर ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे अंदर से ईगो हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और आप पार्टी में पता करिए, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को, मुझे जमीन पे बैठने से लेकर के, झाड़ू लगाने से लेकर के, दरी बिछाने से लेकर के, जेल जाने, लाठी खाने तक सब कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त है। और मैंने किसी भी काम को छोटा या कमतर नहीं आका। मुझसे कुछ भी करवा लीजिए आप, आज भी कुछ भी करवा लीजिए। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे अरे भैया आप वहां बढ़ गए, नीचे बढ़ गए थे। पता नहीं क्यों उनको ये बड़ी बात लगती है। और ये जो परंपरागत राजनीति का हिस्सा हैं लोग, उनको देख के तुलना करके ऐसा उनको लगता हो कि ये तो बड़ी अद्वितीय सी बात है। पर मेरे लिए तो आम है। मैंने तो ये सीखा है। जहाँ मेरे नाना, एक बार हमारे यहाँ एक कवि सम्मेलन होता है वार्षिक, तो उसमें मैं नाना के साथ गया तो, और वो भय बचपन से लेके आज तक मेरे अंदर है। मुझे किसी बड़े कार्यक्रम में भेजिए आप, तो मैं घबरा के आगे कुर्सी पे नहीं आता हूँ, आज भी नहीं आता, चाहे मैं उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि क्यों ना हूँ। मैं जाऊंगा कहीं चुपचाप पीछे बैठ जाऊंगा। आज भी ऐसे ही करता हूँ मैं। परसों ऐसे ही किया मैंने, पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी के कार्यालय में गया, मैं जाके चुपचाप पीछे बैठ गया, जब तक कि मुझे बुलाया नहीं गया कि आप यहाँ आके बैठिए। मैं उस कार्यक्रम में गया जब, तो मैंने पूछा कि नाना कहाँ बैठे। तो अब ये लेसन्स फॉर लाइफ है जी। और जो सुने समझे इसको अमल में ला के देखे, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो नाना बोले, तब से बोले कि अरे ऐसी जगह बैठो जहाँ से कोई उठा ना पाए। और खट से वहाँ जमीन पे बैठ गए, यहाँ से खाली भगवान उठाता है। ऐसे बोल के बोले बैठो यहीं पे चुपचाप। जैसे वो बैठे, अरे पंडित जी हाँ यहाँ बैठे बैठे, नहीं ठीक है। दैट टॉट मी समथिंग दैट आई कैनॉट फॉरगेट माई होल लाइफ। कभी मैं भूल ही नहीं पाऊंगा कि आगे की कतार में कुर्सी पे बैठना ही महत्वपूर्ण होना है। ये मेरे लिए उसी मोमेंट में इमटेरियल हो गया। मैं सीख गया अपना पाठ। और आज भी मतलब मैं जब तक संगठन का काम करता था, 2015-16 में संगठन का काम करता था, मैं कई बार ऐसा हुआ कि हमारे नेता अरविंद भाई ने जब तक मंच से बुलाना है कि दिलीप पिथड़ा, तो गया ही नहीं, मैं मंच पे ही नहीं गया। जबकि मंच ही मैंने बनाया, सजाया, सब किया, सब कुछ। मैं कन्वीनर था, स्टेट का प्रेसिडेंट था, नहीं जाता था मैं। आई माइट बी द ओनली स्टेट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो कहता था कि पोस्टर लगाना है, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरा फोटो मत लगाइएगा। हमारे नेता का फोटो लगाइए, और आप अपने आप को अगर सुंदर मानते हो तो अपना लगा लीजिए, बट मेरा मत लगाना। मैं संगठन का आदमी हूँ और संगठन के लोगों को 4 दोषों से बच के रहना चाहिए। मैं बोलता था, आज भी जो पुराने लोग हैं संगठन के, वो कहते हैं कि भैया जो आपने जो पुराना पाठ सिखाया, अच्छे संगठन निर्माणकर्ता की निशानी ये होती कि वो चातुर दोषों से बच के रहे। वो चातुर दोष थे मंच, मीडिया, माला और माइक। इससे बच जाओगे तो अच्छा संगठन बना लोगे। वो ही है कुंजी अच्छे संगठन की। ये मैं बोलता था उस टाइम और अमल करता था मैं मना उस टाइम की आप पोस्टर थोड़ी निकालेंगे तो मेरा नहीं दिखेगा फोटो में। अब तो अध्यक्ष बन जाने के बाद कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा फोटो होना चाहिए वरना फाड़ देंगे तुम्हारे को, टिकट तो भूल जाओ, पार्टी में पोस्ट भी नहीं मिलेगा। यही है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का ट्रेंड, हमारे यहाँ नहीं है वो। तो he was one person that taught me the things that no one ever did। और उससे एज अ पर्सन मैं बहुत शेप अप हुआ। और प्रॉब्ली वो इकलौती ऐसी शख्सियत है मेरी ज़िंदगी में कि 30 सेकंड अगर लगातार मैं उनके बारे में सोचूं तो खुशी से आंख भर आती है। अक्सर आप अपने नाना जी का जिक्र करते हैं और जो भी आपके जीवन में हासिल है या जो भी जीवन की सीख है, बुद्धि, We should change the topic। मैं तो अभी रोने लगूंगा। We should just change the topic। I love him like mad। I don't accept that he's not there। मैं मानते ही नहीं। I feel like एक सवाल है बस, वो क्या फ्रीडम फाइटर भी थे नाना जी? ये हाँ, वो ये थे। बहुत लोग नहीं जानते, बहुत इसलिए सारे, करेक्ट। तो एक किताब आने वाली है हमारे, एक माटी करके एक संस्था है जी, तो उसके संचालक हैं, ट्रस्टी हैं, सब कुछ ही हैं, आसिफ आजमी साहब। तो वो जो अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैं
उनके ऊपर 2 वॉल्यूम्स में किताब निकाल रहे हैं। पूर्वांचल के ही मतलब। हाँ, पूर्वांचल के। तो एक वॉल्यूम तो निकल गया है, दूसरे वॉल्यूम में नाना जी की भी कहानी है जो मैंने लिख के दी, जो कहीं दर्ज नहीं हुई। तो नाना जब यंग थे, चूंकि अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे, तो वो खूब बवाल काटते थे क्रांतिकारियों के साथ, लेकिन अरेस्ट होने के टाइम पे पलटी मार के निकल जाते थे वो। तो एक बार ऐसे हुआ, धरपकड़ हुई और पुलिस वाले, अंग्रेज पुलिस थी, वो सब घर पहुंची और नाना की माँ थी, उनके भी पिताजी नहीं थे। हाँ। तो वो बमुश्किल उस समय मेरे नाना की माँ ने उन्हें बचाया और बोला कि बेटा, एक आँख को आँख न कहो, एक पूत को पूत न कहो, अभी सबसे तुमको बच के रहना है, अगर तुमको कुछ हुआ तो हम अपने को कुछ कर लेंगे। उन्होंने बहुत डरा दिया नाना को। तो नाना ने अपनी एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बैकग्राउंड में एक्टिव रहे। कभी ऑफिस जला देते थे, अंग्रेज़ों के दफ्तर के बाहर जाके आग लगा दिया, कभी तार काट लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी रेलवे लाइन डिस्टर्ब कर दी, सिग्नल की लाइनें काट दी, कहीं कुछ, बहुत बहुत क्योस किया उन लोगों ने। तो वो कहानियाँ मैंने उनकी 2-4-5 में जो हो पाई, जो नाना ने ही मुझे अपने शब्दों में बताई, वो मैंने लिखी और आसिफ भाई को दी हैं। अगला वॉल्यूम जब आएगा तो उसमें उनकी कहानी होगी। बट उनके अंदर भी था कि वो कहते थे कि भोजपुरी में कि ये बचवा अपना खातिर तो सूरज जी लेवला, जहाँ बैठेला वहाँ पोछवा से साफ करके बैठेला, पर उससे का होई, अपने खातिर जियल जो बा वो पर्याप्त ना होला। आदमी होने का मतलब यह कि अपने अलावा 2-4-10-20 आदमी का जीवन इम्प्रूव सुधारो, बेटर करो। तो ये सुनता था मैं, और ये सारे उन्हीं के वर्ड्स हैं। प्रॉब्लम वहाँ से जो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट हुआ, जो सीड्स उसके अंदर गए, उसी ने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया मैं जो हूँ वो होने में या बनाने में। आपने जीने का जिक्र किया, जीने की बात की, तो उस पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अक्सर आप कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को जिया नहीं है, काटा है। जीवन को नहीं, बचपन को, और वो संघर्ष के कंटेक्स्ट में कहता हूँ मैं। देखिए, ये होता है अक्सर कि आप पहुँचिए कहीं ऊंचाई पे, तो आप जिस ऊंचाई पे पहुँचे हैं वहाँ आप के तेज को देख के लोग प्रभावित होते हैं, आपकी अनुशंसा प्रशंसा करते हैं, आपके प्रति लोगों के मन में प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होती है। पर वहाँ पहुँचने की यात्रा, और वो यात्रा कहाँ से शुरू हुई, वो लोग नहीं बात करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यात्रा के दौरान जो पैर में कांटे चुभे, छाले पड़े, जो ठोकरें खाई, वो किसी संस्मरण का हिस्सा नहीं होते हैं। तो जहाँ पहुंचे आप, बस वो ग्लैम, ग्लिटर एंड जो लाइट है वही सब कुछ है। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटा था, हमारे यहाँ एक जंगल सा घर था हमारा, और उसमें एक कमरा और एक हमारे यहाँ ना जो बरामदा सा होता है, उसे भोजपुरी में ओसारी कहते हैं। आप समझते होंगे ओसारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो टिन शेड, मिट्टी की दीवार थी, उसके ऊपर एक टिन शेड था और बाहर उसारी था, इसमें चूल्हा था, लकड़ी पे खाना बनता था, बाकी सब बड़ा अजीबोगरीब जंगल, मिट्टी ये सब हुआ करता था। और वहाँ से, और जो नाना के हमारे मॉम थी, वो बर्तन मांजती थी। तो इट्स नॉट दैट मेनी जनरेशंस अगो हम बड़े थे और 3 पीढ़ियों में से वो बर्तन मांजती थी, और वहाँ जो खाना बच गया, अनाज मिल गया, उससे नाना का भरण पोषण हुआ करता था। नाना कर्मठ थे, तो उन्होंने 7वीं तक की पढ़ाई की, और उसके बाद मेहनत, मजदूरी, पैसा, रुपया। तो मैथ्स में नाना बहुत, नंबर्स में बहुत गजब के थे नाना। नंबर्स का मतलब ये है कि अढ़ैया, पौना और सवा का पहाड़ा उनसे पूछिए तो वैसा पढ़ते थे कि मतलब कैलकुलेशन तो गजब करते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही एक दुकान, मारवाड़ी हमारे यहाँ थे, जमानिया में मारवाड़ी परिवार थे कई सारे, तो उनके कपड़ों का व्यापार था, अच्छे व्यापारी थे। उनके दुकान पे रह के वो बही खाता का काम सीख लिए और वो मुनीम हो गए। मुनीमी भी करते थे, थोड़ा सा खेत था वहाँ खेती भी करते थे, और पंडिताई भी करते थे। और सर पे उस समय किरासन तेल जो था, केरोसिन ऑयल, वो राशनिंग सिस्टम से मिला, पीडीएस सिस्टम से मिला करता था। वो ढो के लाते थे और उसमें आधा 1 पैसा ऐड करके बेचते थे, वहाँ से भी कमाते थे। तो वहाँ से चीज़ें उलझना शुरू हुई। तो उन्होंने जो मिट्टी का छत और मिट्टी का दीवार, खपरेल वाला दीवार वाला था, उसमें उन्होंने मिट्टी की दीवार तो रही लेकिन छत ठीक कराई, फिर दीवार एक करके हटा के उस दीवार को ठीक कराया। फिर धीरे धीरे मम्मी को पढ़ाया, मम्मी पढ़ लिख गई। अब उस जमाने में माँ को पढ़ाया, और माँ फिर टीचर हो गई, बीटीसी किया उन्होंने, टीचर हो गई। वो टीचर हो गई तो मॉम कहते हैं ना, जो एक शिक्षित माँ जो है, वो जैसी संतति को बना सकती है, जिस तरह का बदलाव ला सकती है, वो कोई नहीं आ सकता। कई पीढ़ियों को मतलब। हाँ, तो अब माँ पढ़ गई तो हम लोग पढ़ गए तो फिर चीज़ें बेहतर हो गई। दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। हमने तो ये भी देखा, जो आप कह रहे थे ना, जीवन काटा है या जिया है,
जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ बचपन में पता नहीं कहा था, हमारे यहाँ वेकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम जानते नहीं थे कि आज का तो बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, सो दे प्लान देयर वेकेशंस। मैं अभी कल ही अपने काना को बता रहा था कि अभी 10th में था तो कहीं घूमने नहीं गया, तो मैंने बोला अभी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, सक्षम है, तो हम ऐसी योजना तो बनाते हैं, लेकिन मेरे बचपन में छुट्टियों में भी घूमने की अवधारणा नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। दैट्स वन। सेकंड, कभी भी कपड़े खरीदे जा रहे हैं ये नहीं था, सिर्फ होली में, बाकी कपड़े नहीं का। मैंने तो एक होली में बन गया और एक स्कूल का ड्रेस बन गया, तो वो आपको पहनना है पूरे साल, और ठीक ठाक मामला रहा तो हो सकता है अगली होली में भी उसी को चला दिया जाए आपको। ऐसे मतलब जस्ट हमारे यहाँ पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल। अब बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, ये सब नॉवेल्टी है, बहुत नए ज़माने की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ बचपन में पॉकेट मनी चाहिए मुझे, ये मैंने कभी कहा ही नहीं, टू द एक्सटेंट कि BA 3rd ईयर तक मैंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं। BA 3rd ईयर, और मैंने पूरा ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाई करी है, बिकॉज स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे, पढ़ने में ठीक था तो स्कॉलरशिप मिलती गई, वही पैसा मम्मी लगाती गई, फीस भरती गई, तो होता गया। जब मैं MCA करने के लिए ज़मानिया से भोपाल गया तो फर्स्ट टाइम MCA फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि बर्थडे मनाएंगे, तो मैंने ये क्या होता है, बोले केक काटेंगे, कैसे करोगे, मुझे आइडिया नहीं है कैसे करते हो, तो हैप्पी बर्थडे गाएंगे, केक काटेंगे। मैंने कभी हुआ नहीं, बोले अब होगा, करेंगे। पहली बार मैं किसी शहर में गया तो पहली बार बर्थडे मनाया गया। मैं था वहाँ पे 8, 9, 10, 11वीं क्लास में था जब मैं पहला, तो पहली बार मैंने जूता खरीदा था अदर देन स्कूल शू। 11वीं क्लास में था, दैट वाज द होल। वो काले वाले जो टिपिकल जो हाँ, वो शूज तो होते हैं। स्कूल वाला जूता हुआ करता था, तो मम्मी तो कई बार चिपका, सर्दी में अगर कहीं शादी में जाना है तो वही पहनो, जाओ निकलो, हो गया बस, खत्म काम, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना। तो बाटा वाटा का आता होगा कि क्या, मुझे तो ब्रांड भी नहीं याद है उस समय कौन से ब्रांड का, अब तो ब्रांड के कपड़े। तो और वो भी कैसे खरीदा जूता कि 1 साल ट्यूशन पढ़ाया। अब वो इतना शौक था कि जूता खरीदना, बढ़िया जूता खरीदना है। तो बनारस में हथुआ मार्केट है, एक जगह है, हथुआ मार्केट में नई एक दुकान खुली थी उस समय। आई थिंक दिट इज़ द फर्स्ट ईयर व्हेन वुडलैंड वाज लॉन्च्ड। तो मम्मी से कहा कि मैं और उस टाइम पे 1800 रुपये का जूता मिलता था, तो हम साल भर पढ़ाए तो 1200 रुपया मिला मुझे, और 600 रुपये मम्मी से जिद करके लिए और गए और 1800 रुपये जूता खरीद के लाए। दैट वाज द फर्स्ट शू, ग्रीन कलर का शूज़ था। और सो दिस इज़ हाउ इट ऑल वेंट। टॉयज़ बड़े बेसिक से टॉयज़ थे, अब तो खिलौने आते हैं, बट और ये कोई यूनिक बात नहीं है, उस दौर में सबके साथ यही था, कंचे, गिल्ली डंडा और पुरानी साइकिलों के टायर। दीज वर द 3 मेन स्पोर्ट्स एंड टॉयज दैट वी एवर एंजॉयड। और तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमको, तो वो इन तीनों से कुछ भी नहीं है तो पास के बगीचे में जाओ और हम लोग गेम खेलते थे, ओलवा पताल खेलते थे। हाँ, वो पेड़ पे लकड़ी फेंक के और पेड़ पे चढ़ जाना और पकड़ो आप, तो पता नहीं क्या क्या। और बट द बेस्ट पार्ट वाज एवरी स्पोर्ट एट दैट टाइम used to involve physical movement। अब जैसा नहीं कि कमरे में बंद है, एयर कंडीशन चल रहा है, हाथ में मोबाइल है और बस चकाचक है मामला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभाव का था समय और संघर्ष का समय था। मैं अभी भी कहता हूँ लोगों को कि अगर आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा अच्छा आदमी बने और ज़रूरतों को समझे और विलासिता को समझे, तो उसके जीवन में थोड़ा सा अभाव रहने दो। दुखद ये कि आजकल का जो दौर है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का दौर है। बच्चे ने कहा मम्मा बर्गर खाना है, तो मम्मा कह रही है अरे बर्गर क्यों, बर्गर भी लो और फ्रेंच फ्राइज भी लो, ये कोल्ड ड्रिंक लो। और कोई अगर टोक देगा तो कहेंगे अरे पापा कमाते किसके लिए, बच्चों के लिए कमाते हैं, आपने जो मांगा सिर्फ वही नहीं दिया उसको, उससे ज़्यादा दे दिया। रिजल्ट क्या हुआ, उस बच्चे ने अपनी छोटी छोटी चिंताओं को कभी हैंडल नहीं किया। अब इस दुनिया में जब आएगा पढ़ाई लिखाई करके, दुनिया बहुत क्रूअल है, बहुत निर्दयी है। आपने अभी कुछ महीने पहले की खबर है, 7वीं 8वीं क्लास की बच्ची थी और गेम खेलने के लिए माँ ने मना किया तो उसने सुसाइड कर लिया। एक वीडियो मैंने देखा, PUBG खेल रहा था बच्चा, माँ ने टोका तो बैट से मारा और वो वीडियो वायरल हुआ था, माँ की डेथ हो गई। ये सब कुछ जो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और बच्चों को किसी भी तरह की छोटी छोटी उनके दौर, उम्र और समय की चिंताओं से बहुत ज्यादा सहेज कर बचा कर रखने की वजह से उस बच्चे को कभी किसी ने टोका ही नहीं ना, तो उसके लिए टोकना बहुत बड़ी बात थी और इतना आक्रोश पैदा हो गया इसकी वजह से कि वो एग्रेसिव हुआ, उसे अपने एक्शंस के आउटकम्स का भी आइडिया नहीं था, नतीजा ये हुआ। थोड़ा सा अभाव में जीने दीजिए बच्चों को। मैं ये कहानी बताता हूँ लोगों को, और मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा पिता हूँ, पर जितने भी
पेरेंट्स हैं वो चाहते होंगे कि वो दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हों। इसलिए मैं खाली कोट करता हूँ। कई साल पहले की बात है कि मैं विधायक नहीं था उस टाइम पे, अभी भी नहीं हूँ थैंकफुली, एक्चुअली इवेंचुअली आई डोंट नो पूर्व विधायक हैं आप। तो अब मैं पूर्व विधायक हूँ। बट संतोष ये है कि जब था तो अभूतपूर्व विधायक था, सिर्फ पूर्व नहीं था। ये संतोष है। तो होली का टाइम था, तो कान्हा की बोला कि पापा मेरे को ना टैंक वाली पिचकारी चाहिए। तो टैंक वाली पिचकारी होती है ना, पीछे वो टैंक बांध होता के, है, हाँ। पाइप लगा होता है हाँ, ऐसे और हाँ, आप ऐसे हाँ, करके। तो मैंने कहा यार बाबू ठीक तो, लेकिन बड़ी महंगी मिलती है। नहीं नहीं चाहिए 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 चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो वो और उसकी बहन छोटी दोनों हम लोग गए यहीं वसुंधरा में, किसान चौक के पास। वहीं पे सड़क पे ही दुकानें सज जाती हैं, हर तरफ यही होता। तो मैंने उसने एक इशारा किया, ये वाली लेंगे। मेरी तरफ मुंह ऐसे किया तो मैंने मुंह जो है बहुत एनकरेजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं थे मेरे, क्योंकि उसकी कीमत थी 3600 रुपये। ओह, बड़ी पिचकारी थी। तो शिफ्ट हो गया बगल में, छोटी वाली पे हाथ डाला, पूछा कितने का भैया? बोला 1200 रुपये का। फिर मुंह बना लिया वो, मैंने मुंह बना लिया, तो देखा तो फिर शिफ्ट हो गया। करते करते वो 350-400 रुपये की टैंक वाली पिचकारी, इसमें टैंक छोटा सा था और पिचकारी भी छोटी सी, और पंप वो छोटा सा एक आता है, वो हाथ में लो चाहे पीठ पे लटकाओ, वो एक प्लास्टिक का लगा देते हैं उसमें, टैंक को लटका लो आप। वो ले लिया उसने। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द कॉस्ट में वो। फिर जोया थी बिटिया मेरी, तो उसने कहा मुझे भी चाहिए, तो तुम भी ले लो। तो उसने अपना ऐसे ऐसे जो मारते हैं वो वाला ले लिया। अब पॉइंट यहाँ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उतने पे भी खुशी खुशी, उसकी जिद भी पूरी होगी, टैंक वाली पिचकारी हो गई, पैसे। अगले साल जब होली आई तो मैंने कहा हाँ रंग लेना है और ये वो। तो बोले पापा पिचकारी मत लीजिएगा। बोले क्यों? बोले पिछले साल खेलने के बाद ना मैंने उसको बचा के रख लिया था, मेरा वाला भी काम कर रहा है और जोया का भी काम कर रहा है, अब हम लोग का इस बार काम चल जाएगा। He would have said कि नहीं, नया साल नया है, हमको पिचकारी चाहिए। आई रियलाइज कि जो अभाव उस समय तो बहुत स्वाभाविक अभाव था, बट पेरेंट्स को कृत्रिम अभाव के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। दे शुड, जैसे आपके पास पैसा है तब भी अगर बच्चा आया कि साइकिल चाहिए ना, तो 4 महीना वेट कराओ उसको। ये छोटी सी चिंता उसकी कि साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, उसके मन के अंदर जो भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, उसको खुद ही को मैनेज करना पड़ेगा। और ऐसी छोटी छोटी चिंताओं को मैनेज करके ही वो इस काबिल होगा कि जब इस दुनिया में कदम रखेगा स्कूल कॉलेज के बाद, तो बड़ी मुसीबतों का सामना करने के लिए मेंटली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होगा। बिल्कुल, ये है आउटकम। आपके पैसे के महत्व को समझेगा, आपके जीवन में अगर संघर्ष है उस संघर्ष के महत्व को समझेगा, और कुछ हो ना हो बहुत ही जिम्मेदार नागरिक बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये मैं अपने बच्चों के ऊपर किए गए प्रयोग के आधार पे, उसके आउटकम के आधार पे कह पा रहा हूँ। इट्स एवरीवन्स चॉइस टू टेक इट और लिव इट। क्योंकि मैंने कई जगहों पे बोला था, जो लोगों ने मुखर स्वर में विरोध किया, नहीं ये कोई तरीका नहीं होता हमारे पास जो है वो बच्चों के लिए। मैं बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम टू रेज योर किड्स द वे यू वांट, बट दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेज वी शुड रेज आवर किड्स। नहीं, अभाव वाली बात तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, मैं भी इस पे सहमत हूँ। क्योंकि मैं आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक नया सा जो भी पेरेंटिंग जो हो रही है ना, बच्चों को सब कुछ परोस कर दिया जा रहा है। और ये शहरों में नहीं, गाँव में भी गाँव में भी हो रहा है, करेक्ट। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो भी पैसे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और जो उनकी वेलबींग जो थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो वहाँ पे अब अभाव की बात नहीं की जा रही है, उनको सब कुछ तुरंत दिया जा रहा है। और वो बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा इससे अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छा बोलने वाला बने, या थोड़ा सा ठीक, वो नहीं हो पा रहा है। वो रिजल्ट भी जो चाहते हैं माँ बाप की, इसको दे देने से हमें कुछ हासिल हो जाएगा, वो नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिलेशनशिप, सब कुछ फास्ट है। जब सब कुछ फास्ट है तो आपके जीवन में ठहराव नहीं है। आपके जीवन में ठहराव नहीं है तो आप कहाँ से देख पाओगे कि अरे ये फूल कितना खूबसूरत है, अरे इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, अरे वो आदमी का मन कितना सुंदर है, वो कैसे वो गरीबों की मदद कर। ये ठहराव होता है जब जीवन में ना, तब ये सारी सुंदरता जो आपके आसपास बिखरी पड़ी है आप तब देख पाते हो। जब देख पाते हो तब आप ये समझ पाते हो कि दुनिया में सबके लिए खुश होने के लिए वजहें हैं। हम खामखा उलझे हुए हैं, परेशान हैं। और जो बच्चा ये सारी चीज़ें समझेगा वो जिम्मेदार नागरिक होगा। और आश्वस्त रहें, वो पढ़ाई लिखाई जैसी भी है, मैं तो बहुत खुश नहीं रहता आज के दौर की पढ़ाई लिखाई से, पर जैसी भी है उस आधार पे आपके अपने और परिवार के लिए कुछ ना कुछ ठीक ठाक कर लेगा। दिक्कत यह है कि आज का स्कूल सिस्टम, आज का सोशल सिस्टम, ये सब कुछ आपको डॉक्टर, इंजीनियर या सक्सेसफुल बनाने पे फोकस रखता है। आदमी कैसे अच्छा बनेगा इसके ऊपर से कोई फोकस नहीं है। आदमी गड़बड़ बन जा रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि लड़कों को नहीं ठीक करना, लड़कियों को नहीं ठीक करना है, लड़कों को ठीक करना है। ऑल
parents, moms and dads, they need to learn to raise their kids in a way that they respect the girls out there. ये हो नहीं रहा है, तभी तो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, दुनिया भर की डिबेट्स हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अभी आपने कहा कि मतलब कि अभी तो मैं विधायक भी नहीं हूँ, लेकिन जब विधायक भी आप रहे हैं तो विधायक जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियन जो होते हैं, थोड़ी सी मोटी चमड़ी जो होती है, उस तरीके से आप रहे नहीं हैं. हमेशा कोरोना काल में या जब भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी तो आप हमेशा लोगों के लिए, किसी भी पार्टी के हों या कोई दूसरे लोग हों, सबके लिए आप अवेलेबल रहे और सब लोगों ने आपको याद किया. एक सवाल है मेरे मन में कि एक राजनेता से बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि उसके लिए जीत और हार का मतलब क्या है. ओके. सो पहली चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ कि मेरा प्रयास ये रहा है, और प्रयास में जिस तरह का मैं व्यक्ति हूँ, उस तरह का व्यक्ति होने से उस प्रयास को बल भी मिला है जी. कि जो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, मैं उस फ्रेमवर्क में फिट नहीं रहा. अच्छा. अब फिट नहीं हुआ तो अनफिट था क्या, दैट कैन बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट. कई बार लगता है कि हाँ यार, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स दिखते हैं वैसे दिखना चाहिए था शायद, तो क्या पता मैं कुछ और हासिल कर लेता. बर्ताव शायद वैसा होता तो क्या पता मैं कुछ और हासिल कर लेता. मैं जोड़ तोड़ को, शातिर होने के महत्व को समझता तो शायद कुछ और हासिल कर लेता इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अचीवमेंट. बट ये कर भी लेता तो मैं तो बदल जाता. मैं तो वो आदमी नहीं रहता जिस आदमी जैसा कि जिसके होने से मैं अगर खुद से बात करता हूँ तो शर्मिंदा नहीं होता हूँ, आईने में देखता हूँ तो तकलीफ नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, आँख से आँख मिला पाता हूँ शीशे के सामने खड़ा होके. वो तो नहीं रहता, तो फिर क्या ही हासिल कर लेता. दैट कंपेल्ड मी कि डोंट चेंज योर सेल्फ. एज ए रिजल्ट ऑफ विच बर्ताव के तौर पे, पहनावे के तौर पे, स्वभाव और बातचीत के तौर पे, किसी भी तौर पे मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में अपने आप को मैंने घुसेड़ कर, अपने आप को काट छांट करके उसमें फिट करने की कोशिश नहीं की. आई एक्सेप्टेड इफ आई एम अनफिट, इट्स ओके. आई एक्सेप्टेड दैट आई डोंट गिव अ डैम टू डू इट. ठीक है. अब इस पे बातचीत हो सकती है. मैंने सुना है, मेरे पीठ पीछे लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ही इज टू गुड टू बी इन पॉलिटिक्स. आई डोंट नो व्हाट, हाउ कैन इट बी रॉन्ग टू बी गुड, नाइस एंड सॉफ्ट इन पॉलिटिक्स. वही तो चाहिए. अगर राजनीति में थोड़ी सी कोमलता हो और संवेदनशीलता हो तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि हम सबका ख्याल रखने की कोशिश करें, हम इंक्लूसिव होने की कोशिश करें, हम कोएग्जिस्ट करने की कोशिश करें, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस. राइट. पता नहीं, शायद नॉर्म्स दूसरे हैं इस दौर के, कभी तो बदलेंगे, कब बदलेंगे पता नहीं. बट इवेंचुअली जो प्योर है और जो सबके लिए लाभकारी है वही शेष रहेगा, वही बचेगा. घी को मथने से जो फैट बॉडी वो निकल जाती है और छाछ बचता है, और उसको शरीर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है. तो वो होगा इसमें भी. अब जीत और हार तो सिखाती है. और मैं जो समझा हूँ, मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता होगा. जीत जो है ना, आसक्ति पैदा करती है. जीतने के वजह से जो आपको प्राप्त होता है, पद प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, इससे आपकी आसक्ति पैदा होती है. इस बार मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मुझे कुछ और करना था, पार्टी ने कुछ और जिम्मेदारी मेरी तय कर रखी थी. पर मैं पहली बार, और ईमानदारी से मैं आपके सामने कह रहा हूँ मैं, कि जब मैं पीछे हटा स्वविवेक से निर्णय लेके कि नहीं अब ये नहीं करना है, कुछ और करना है, 5-7 दिन बड़ा ख़राब लगा मुझे. शुरू में मैं अपने आप को कहता रहा कि नहीं नेचुरल है, डोंट वरी, नेचुरल होता है. फिर 2-4-5 दिन में ये रियलाइज़ हुआ कि अरे अच्छा हुआ कि नहीं लड़ा, अच्छा हुआ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन के एज अ कैंडिडेट कंटेस्ट करने से इस बार में वंचित रह गया. तभी ये रियलाइज हुआ कि ये पद और प्रतिष्ठा की आसक्ति थी जो मुझे चिपका रही थी और मुझे बुरा महसूस करवा रही थी. और इससे दूर हटने से मैं वापस वही हो गया. जब तक इसमें था, मैं यथासंभव शुद्धता और शुचिता के साथ बर्ताव करता रहा, व्यवहार करता रहा, बिना अपने कोर को कॉम्प्रोमाइज़ किए. वो एक अलग बात है. बट इससे जब हटा तो जो पीड़ा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी. वो तो एक किस्म का दोष है ना. और दूर हटने से, पद और प्रतिष्ठा से, मुझे ये बात रियलाइज हुई. और अब आई गॉट माई लेसन, आई लर्न माई लेसन कि नहीं आगे ध्यान रखना पड़ेगा. कुछ मिलना नहीं मिलना, हमेशा इसको मिलने नहीं मिलने की आसक्ति से जोड़कर मुझे देखना और समझना है. और वो ऐसे ही मैं अब
आगे मेरा बर्ताव जो है उसी हिसाब से अब ट्वीक होगा। आई गॉट माई लेसन फॉर द लाइफ। आप अपनी दोस्त की बात कर रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहे हैं, भी लगता है कि बहुत बड़प्पन है। मैं तो वो दिन पता नहीं वो कौन सा साल रहा होगा, 11 या 12, जब आप हांगकांग में हैं और अपने कंपनी के बॉस को शायद मेल आप लिखते हैं कि भाई अब मैं यहाँ से, तो उसने भी रिप्लाई में मेल में लिखा कि अपनी इन चीज़ों को, आइडियोलॉजी और तमाम तरह की चीज़ों, फिर भी आपने बहुत खोजबीन करके आप बैठे हुए अरे हैं, क्योंकि ये मैंने एक आध जगह कहीं इस बात का जिक्र किया है, बिकॉज कोई उधर जाता नहीं है। सो ऐसा हुआ, बेसिकली मैं हांगकांग में था, अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था 2011 वाला। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं ऑफिस से घर आया, देखा तो अन्ना जी का चेहरा था। हम लैपटॉप पे न्यूज़ दिखा करते थे, तो अन्ना जी का चेहरा दिखा। वेरी सॉफ्ट फेस्ड पर्सन। आई रियलाइज कि यार ये आदमी हम जैसे लोगों के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए फास्ट पे है, और मैं खाना खा रहा हूँ। दैट वाज हिज फर्स्ट डे फास्ट। तो मैंने कहा मैं भी नहीं खाऊंगा, और इन सॉलिडारिटी ओनली, खाली हाँ हांगकांग में बैठे हुए मैंने खाना छोड़ दिया। 6 दिन तक खाना नहीं खाया। ऑफिस जाता था, अब ऑफिस में धीरे धीरे बात फैली कि अरे आता है खाना नहीं खाता लोग, क्योंकि सब साथ में खाते थे। इंडियन थे कुछ वहाँ पे, कुछ कैंटनीज लोग थे, कुछ फ्रेंच लोग थे, साथ में सब खाना खाते, अपना अपना लंच बॉक्स लाते थे। कुछ लोग वहीं पे, तो सब शेयर करने लगे। उनको लगा मैं अपना लंच बॉक्स नहीं ला रहा हूँ, मैं मना करने लगा। फिर पूछने लगे क्यों नहीं खाना खाते हो, अपना भी नहीं लाते हो। मैंने बोला कि एक मूवमेंट चल रहा है इंडिया में, आंदोलन चल रहा है, और आई फील अपने आप को सिर्फ इंडियन कहना इज नॉट सफिशिएंट इफ आई एम नॉट शेयरिंग द बर्डन of brothers and sisters who are living there back in my country. I don't deserve to call myself Indian. So I'm in solidarity. I'm not having food. How long? मतलब जब तक वहाँ चलेगा। तो ये बात फैली, और वहाँ पे फिर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, एक बहुत बड़ा अखबार है वहाँ का, वॉशिंगटन पोस्ट जैसा, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किया। मैंने कहा भाई इंटरव्यू की जरूरत क्यों है? बोले नहीं, ये पढ़ेंगे तो बाकी आपकी कम्युनिटी के लोग मोटिवेट होंगे। मैं कहा ठीक है कर लो। तो अब हुआ ये कि जब वो सब चल रहा था, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। आपका सवाल क्या था? हांगकांग में जब आप बैठे हैं, जब अपनी कंपनी हाँ रिजाइन किया, सॉरी आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं। तो अब वहाँ से मैं जो कुछ भी कर रहा था, मुझे लगा कि ये अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। सो आई स्पोक टू अरविंद जी। उस हम लोग, मतलब वैसे तो मैं पब्लिकली सर बोलता हूँ, बट अकेले में मैं रोक नहीं पाता हूँ। हमेशा ऐसे ही बोला है, तो मैं उनको भैया ही बोलता हूँ। तो उनको मैंने मेल किया कि मैं कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा। He said, "You're most welcome. I would love to work with you. I would love you to work with me. I'm okay with that. But please take care of your family and financial responsibilities because we are still a movement and बहुत प्रेशर है यहाँ पे।" मैंने कहा कोई नहीं, ये सब सोचते रहेंगे तो फिर तो वही होगा ना, भगत सिंह पैदा हों लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हों, कब तक चलेगा? और वो जुनून, वो अंदर पेट के अंदर समाज के लिए कुछ करने का कीड़ा पलटी मार गया। और 14 जनवरी 2012 को मैं आया एक ईमेल लिख के अपने बॉस को। तो वो ईमेल बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं लिखा कि मेरे ऑफिस में जो हमारे सीनियर्स, उन्होंने लिखा मुझे कि दिलीप, आई अप्रिशिएट व्हाट यू डूइंग, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर जॉब, लाइफ एंड आइडियोलॉजी, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 3 वर्ड्स का यूज़ किया उन्होंने, मैंने, और इसी के बाद मैंने फिर छोड़ा था। वो ये ट्राई टू परस्यू मी कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो लंदन चले जाओ, यहाँ चले जाओ। मैंने रिप्लाई किया कि थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन सर, एंड आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई। और मैंने इन तीनों वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया। यही तीनों वर्ड्स थे, कैपिटल में लिख दिया, आइडियोलॉजी, लाइफ एंड जॉब। और वो समझ गए कि मैंने जानबूझ के इन वर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिखा है और इनके ऑर्डर को चेंज किया है। और मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी भी यही है, आइडियोलॉजी, लाइफ और उसके बाद जॉब। और फिर मैं हिंदुस्तान आया, फिर ऑर्गेनाइजेशन ने परसू किया कहीं और चले जाओ, नहीं क्या, फिर छोड़ दिया मैंने। जब हिंदुस्तान आप आए उस वक्त शादी हो चुकी थी? शादी थी। आई यूज्ड टू लिव विद माय फर्स्ट सन, जो कान्हा बेटा है मेरा, वहीं रहता था। वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइफ थी, सुख बहुत था। और वही था कि नाना जी की बात याद आती थी कि अपने लिए तो सुअर भी जी लेता है आदमी, क्या कि जो कुछ और लोगों के जीवन को बेहतर ना कर सके। तो कंसिस्टेंट थॉट रहता था दिमाग में। सो आई जस्ट लेफ्ट इट। मम्मी को पता चला जब आप आ रहे हैं? नहीं, बड़ा बवाल हुआ भाई। मतलब शुरू में तो अच्छा ये था कि मैं थोड़ा जिद्दी था अपने विचारों को लेके, आइडियाज़ को लेके। देयर वाज अ टाइम, मॉम तो हमेशा सही मशवरा देती हैं, और मम्मी ने बहुत सारे ख़राब लड़कों से मुझे बचाया बचपन में। बट एक लड़का था जिसका साथ छोड़ने को मम्मी कहती थी, मेरा बचपन का दोस्त है, आज भी दोस्त है, कि इसका साथ छोड़ दो, पढ़ता है। पढ़ाई में शायद वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, तो मॉम को लगता था कि, मैंने कहा नहीं आप बताओ क्यों। अच्छा। और 10वीं क्लास में मम्मी ने बहुत, मैं नहीं माना। और वो आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मनोज नाम है उस लड़के का। हम 3 दोस्त लंगोटिया यार थे, मनोज, राजेश और मैं। आज भी हम
31 साल पुरानी हमारी दोस्ती है, नहीं छोड़ा साथ मैंने, ज़िद्दी था। तो ये ज़िद वाला एलिमेंट तो था मेरे अंदर। जब मैंने डिसाइड किया तो दबी ज़ुबान में समझाते थे। मेरी शादी हो गई थी तो मेरे ससुराल पक्ष के लोग भी सोचते थे कि यार शादी की थी, वेल स्टैब्लिश इंजीनियर से, इतना पैसा कमाता था, इतना नाम था, सब कुछ था, और ये सड़क छाप हो गया नौकरी की छोड़ के। तो इट वेंट टू द एक्सटेंट कि बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स, मम्मी को जो है मेरी, जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकियाट्रिस्ट, उनके नंबर्स और एड्रेस भेजते थे कि मम्मी ये चाची या बहनी नंबर वाले रहे डॉक्टरवा से बतियाला, लइकवा का इलाज करी, पगला गेल बा। अब मम्मी वो सब भी झेलती रही और मुझे 2 साल तक परिवार घर के लोगों ने समझाने की कोशिश की। लेकिन 2014 जब बनारस का चुनाव लड़ा अरविंद जी ने, उसमें जिस पागलपन और दीवानगी के साथ हम लोगों ने कैंपेन किया, उसमें जब मेरी हालत देखी लोगों ने, तो उसके बाद फिर किसी ने मुझे रोका टोका नहीं, बोले यार करो फिर, जब जो करना है। तो छोड़ दिया फिर लोगों ने 2014 के बाद। तो दिस इज़ हाउ इट्स बीन। हाँ, इसीलिए मैंने ये हार जीत वाला जो प्रश्न पूछा था, तो वो उस वक्त में भी आपके अंदर वही दिलेरी थी कि भाई लाख की नौकरी है, छोड़ के चले जाना, और क्या होगा क्या नहीं होगा अब देखा जाएगा ये। हाँ, क्योंकि कैलकुलेट करते रहेंगे अगर हम, तो मुझे लगा कि सबको भगत सिंह तो नहीं होना चाहिए, बट कुछ लोग, और मैं भगत सिंह हूँ ये भी मैं नहीं कह रहा, बट चैरिटी स्टार्ट एट होम। कुछ लोगों के होम में तो ये हो, कुछ लोगों के घरों में तो हो ये। सो आई शुडंट, और मैं लोन फ्री जिंदगी थी मेरी, तो अदरवाइज अगर मैं इंस्टॉलमेंट के दुष्चक्र में फंसा हो तो शायद नहीं कर पाता। हाँ। और 1-2 दोस्तों ने मोटिवेट किया कि नहीं नहीं तुम कर लोगे, चिंता मत करो। बहुत मुश्किल हुई जीने में, सेविंग्स थी, कुछ बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, एकदम सड़क पे आ गया, मतलब लिटरली सड़क पे आ गया। आई गिव एन एग्जांपल, एक टाइम दिल्ली में जब डेंगू शुरू हुआ था तो 2013-14 की बात होगी, हजारों लोग मर रहे थे उस टाइम पे, कुछ 1000 लोग मर गए थे, सैकड़ों लोग मर गए थे, और मेरे घर में सबको डेंगू हो गया, मुझे भी हो गया। मैं सबका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे है ये बता नहीं रहा हूँ मैं, बुरा हाल है। मेरे पास अकाउंट में पता नहीं, भूल गया, 250-300 रुपये, 350 रुपये थे शायद। और आई वॉज इन अ वे स्टार्टेड बिलीविंग दैट कि अब कोई बचेगा नहीं, अब खत्म मामला। मम्मी के पास पैसे रहे होंगे उस समय, बट मेरी हिम्मत नहीं उठती मम्मी से पैसे मांगने की। जैसे जो लड़कियां परिवार से जिद करके लव मैरिज कर लेती हैं और कुछ दिक्कत होती है तो किससे बात करिए, संकोच होता है। हालांकि माँ बाप को इतना बल देना चाहिए कि नहीं, कभी दिक्कत मुझसे बता देना, पर तो मैं वैसी था कि अपनी जिद पे मैंने नौकरी छोड़ी है, मम्मी से कैसे कहूँ कि पैसा दो, तो जिद में नहीं नहीं, अब खुददारी वाला जो खामखा की अकड़ थी। फिर एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने मेरी रूधे हुए गले से जो आवाज़ निकली उसको पकड़ा, पहचाना और कहा क्या हुआ। फिर उसने किसी और को बताया, तो आदमी 30-35 हज़ार रुपये लेके आया, वो भला आदमी, तब सबका इलाज करवा पाया। तो इस लेवल तक मतलब हम दिवालिया हुए। तो जैसा भी समय रहा हो, आप भूलते नहीं हैं अगर, तो आप रूटेड रहते हैं, और समय सिखला के जाता है, तो सीख गया। अब मैं बड़ा मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ, वक्त कैसा भी हो जीऊंगा वैसे। माता जी कन्विंस हो गई फाइनली आने के लिए, एकदम 14 के बाद टेंशन फ्री। माता जी के साथ आपका खासा एक लगाव भी दिखा जाता है। हमारे लिए तो मॉम एंड डैड दोनों वही थी, और जितना स्ट्रगल किया उन्होंने, जितनी मुश्किलें झेली हैं, आप समझिए आज से 25-30 साल पहले के समाज में, 40 साल पहले के समाज में, अकेली स्त्री अपने 3 बच्चों को लेके, और जहाँ ससुराल नहीं है वहाँ से दूर मायके में नौकरी करती हो, सुबह से लेके शाम तक, और बच्चे पालती हो, तो उसके लिए तो समाज उसके रास्ते में कांटे बिछाता है। और वो सब कुछ झेला जो एक औरत झेलती है माँ ने, और वो झेल कर मजबूत हुई। वो मजबूती उनकी परवरिश के ज़रिए हम तक पहुँची, तो हम भी सीखे और समझे कि हर जो है पत्थर आपकी तरफ जो फेंका गया है उसको अवसर में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, और कैसे इन मुश्किलों से निजात पानी चाहिए, वो सब। तो खुलती गिरहे किताब की जो राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुई, उसके ऊपर आप राइट। सो वो किताब मेरे दिल के बहुत करीब है, और 5 औरतों की कहानियां हैं, अलग अलग तरह के परिवेश की स्त्रियां हैं इसमें। एक परित्यक्ता स्त्री है जिसका साथ उसके पति ने छोड़ दिया, एक विवाहिता है, एक विधवा है, एक टीनेज लड़की है। तो और सबके अपने अपने पारिवारिक और सामाजिक परिवेश हैं, और उन परिवेशों की मुश्किलों का सामना करते हुए हर स्त्री अपने सामाजिक बंधन की गिरह को खोलती है और आगे बढ़ती है, अपने पंख तोलती है, अपना आसमान तय करती है। तो ये सिर्फ स्त्रियों के जीवन की समस्याओं को ध्यान में रख के लिखी गई किताब नहीं है। हमने बल्कि कहा भी था कि ये किताब अगर किसी भी औरत को हाथ बढ़ा के उसका दोस्त, उसका साथी
होने का अगर वादा कर पाती है तो इस किताब को लिखने का मकसद पूरा हो जाता है। तो ये समाधान की भाषा में लिखी किताब है और इन 5 स्त्रियों की कहानियों में एक स्त्री जो है वो मेरी माँ है। तो मैं बताता नहीं कि कौन सी कहानी है, पर जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि इनमें से कौन सी वाली जो स्त्री है वो दिलीप की माँ है और उनकी ये कहानी है। सो द होल स्टोरी एग्जैक्टली एज इट इज़ मॉम की और हम लोगों की लाइफ इट्स बिन अ रोलर कोस्टर राइड। सो वो कहानी उस किताब में। अगर आप सहज हो तो मैं एक सवाल और भी पूछना हाँ, चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप ये जवाब आप बिल्कुल बिल्कुल आप पूछिए। आपके पिताजी का जिक्र बहुत कम आता है, जी। तो अपने पिता के बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बताएं कि कैसे। तो दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन बट ठीक है, आप आई ट्राई टू या मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पिताजी की और मेरी माँ की बनती नहीं थी जी। और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, कारण थे, बट मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों ने तमाम कोशिशें की होंगी, बट ऐसी परिस्थिति में वो अपने रिश्ते को ला नहीं पाए कि जहाँ संबंध बचा रहे, ये ज़रूरी लगे और ईगो मैटर नहीं करता ये समझ में आए। और डैड की तरफ से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई जो हमने देखी समझी, एंड देन ही लेफ्ट अस। सो देयर वाज नो फॉर्मल डिवोर्स बट ही जस्ट अबैंडन्ड अस। और उस वजह से जो मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में खड़ा हुई, जो तकलीफ़ें हुई, जो प्रॉब्लम्स हुई, उन प्रॉब्लम्स ने फिर हमें वो बनाया जो हम हैं, अभी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। और नाउ डैड इज़ नो मोर, बट मम्मी ने कभी भी एक पिता की कमी जो है खलने नहीं दी। शी वॉज ऑलवेज देयर। जी ऑलवेज। बिल्कुल। माँ के साथ और भाषा कौन सी है? किंग बतिया मोस्टली हम उनके भोजपुरी बतियावली जा और भोजपुरी खाली हम मम्मी से ना बतियाइला। मैं दुगो लइका हूँ और जर्मन अंग्रेजी भी बोले ना, लेकिन हमार कंपल्शन है कि जोया और कान्हा सब भाषा बोले जाते लोग, लेकिन भोजपुरी बोलल कंपल्सरी है। कारण कि हमार मातृभाषा हमार मातृभाषा हिंदी ना है। हिंदी तो खड़ी हिंदी है। जवनिया में खड़ी हिंदी अपने समय में बोल के आदमी तिस्मार खा समझे अपने के। अंग्रेजी तो बहुत बड़ बात बा। हाँ। तो हम अपने लइकनों से बचवनों से कबो कबो आराम से भोजपुरी में बतियाइला। इनफैक्ट कान्हा बड़ा है तो वो तो अपनी दादी से अक्सर भोजपुरी में बात करता है और बच्ची भी भोजपुरी समझती है और बोलती है। तो टू मच रिस्पेक्ट फॉर मदर टंग, मतलब मातृभाषा से तो बहुत स्नेह है। अब ये वजह है कि मैं सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में नहीं लिखता, मैं भोजपुरी में भी लिखता हूँ। हाँ, भोजपुरी में तो मैंने आपकी एक रचना भी सुनी है, जब माटी के मंच पे आपने एक सुनाया था। हाँ, वो बड़ा कविताएं लिखी हैं मैंने भोजपुरी में, और वो गीत है जो आपने सुना होगा भोजपुरी में, आपन धूर माटी लिखब, आपन कुल थाती लिखब। कुछ भी भोजपुरी में कुछ भी सुना सकते हैं कुछ अगर? मैं कितना स्वर में हूँ पता नहीं, बट ऐसे है कि नहीं, बहुत सुरीले हैं आपन धूर माटी लिखब, आपन कुल थाती लिखब, जियल लिखब, मरल लिखब, अमृत और गरल लिखब, इहो लिखब के बोलस नेह के बिया, इहो लिखब के बोलस नेह के बिया, नफरत कयारी से के कटलस हिया, नफरत कयारी से के कटलस हिया, लिखब हम जरूर के रह गई चुप हो, लिखब हम जरूर के रह गई चुप हो, के कर घर जरल लिखब के डललस पानी लिखब, आपन धूर माटी लिखब, आपन कुल थाती लिखब। बहुत सुंदर भैया, बहुत Thank you, सुंदर। जो मेरे भी है, ऐसे ही है। goosebumps मतलब हो गए। Thank क्या you so बात है, much, शानदार। शुक्रिया। वो सब कुछ है इसमें, इन लाइनों में सब कुछ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो MCA पढ़ने वाला ये जो लड़का था, इसको साहित्य की तरफ कैसे रुचि बन गई? मुझे लगता है मैं कंप्यूटर लिखता रहा एप्लीकेशन? हूँ, शुरू से लिखता रहा हूँ। गद्य पद्य तो पता नहीं, और हमारे गुरुजी थे कुमार शैलन जी, उनको मैं पहली बार एक कविता तो नहीं थी, वो बिल्कुल गद्य था पर गद्यवत था, और मुझे लगा कि मेरी कविता है। मैं उनको दिखाने लगा कि सर कैसा लिखा हुआ है। अच्छा। तो हम लोगों को माट साहब बोलते थे, तो माट साहब बोले कि दिखाओ। मैं क्या ही देखूंगा दिलीप पर, दिखाओ। लिखा, पहले उन्होंने टरकाया, फिर देखा कि नहीं मान रहा है तो दिखाया, और अब मैं देखता हूँ तब मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या ही बकवास लिखा था यार। बट उन्होंने देखा और कहा कि अरे वाह, मतलब उस गद्य की भी उन्होंने तारीफ करी। उन्होंने उस लेखन में क्या पाया पता नहीं, पर मुझे बताया कि इसमें भाव बड़े अच्छे हैं। और
प्रवाह पे काम करो और लिखते रहो, बहुत अच्छा होगा। आई फील कि उस दिन उन्होंने अगर रोक दिया होता तो शायद मैं कभी कविताएं लिखता नहीं, गद्य शायद लिखता रहता पर कविताएं नहीं लिखता, पोइट्री शायद नहीं लिखता कि मैं। गुरुजी शैलेंद्र जी आपने नाम बताया, कहाँ के थे? कहाँ? जमानिया के थे। अच्छा। हाँ, तो और अंग्रेजी के टीचर थे, बहुत अच्छा लिखते हैं। नवगीत पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, अतुकांत कविताओं पे बहुत अच्छी पकड़ है, और क्या प्रवाह और भाव के साथ लिखते हैं वो, और अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा ऊंचा नाम है वो। तो उन्होंने बहुत पहली बार जब मोटिवेट किया तो पहली बार से दूसरी बार और तीसरी बार फिर अगली बार होता रहा, चलता रहा, अनवरत ये क्रम चलता रहा। मुझे लगता है कि मेरे लिए तो अब लिखते रहना, आदमी बने रहने की ज़रूरत है। मैं कुछ और न बन जाऊं बदल के। ये कविताएं या जो प्रोज भी मैं लिखता हूँ, जो भी मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, ये सब कुछ उससे इंश्योर होता है। क्योंकि पॉलिटिक्स का जो नेचर है ना, आपको अंदर से सुखाती है सियासत, ड्राई करती है, और रचना, धर्मिता, सृजनशीलता आपके अंदर की नरमी को, आपके अंदर की कोमलता को, वो जो कहते हैं क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है ना सेल्स के अंदर, उसको बचा के रखता है। वो मुझे लगता है वही असल तो जिंदगी, आदमी तो वही है ना। आपके अंदर का रस खत्म हो जाए, और ये मैं सियासत पे कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं मैं, ये उसका स्वभाव, प्रकृति, नेचर है ही ऐसा। आप सोच के देखिए, आप एक क्षेत्र के विधायक हैं, 3 लाख लोग रह रहे हैं वहाँ पे एक दिन में कई बार ऐसा होता है कि 2-3 लोगों का देहावसान हो गया। वहाँ पे जाते हैं, शुरू में आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जो बातें कहते हैं, यू मीन दोज वर्ड्स एंड इवेंचुअली इट जस्ट रिमेन वर्ड्स। तो आपको तो खाली किया ना, सुखा दिया ना। और ये किसी की गलती नहीं है, तो नेचर ही है, पॉलिटिक्स का ऐसा नेचर ही है। मुझे याद है, मैं शुरुआती दिनों में कई सारे ऐसे कार्यक्रमों में गया और मंच के पीछे जाके रो के आया हूँ कि अरे यार कैसा हो गया भाई, इनके साथ ये कैसे जिएंगे। एक मर्डर हुआ था ओखला में, परिवार की बेटियां थीं और हम उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, बेटियां आईं और ईद के ठीक पहले की घटना थी, और मैं रोया मंच के पीछे जाके कि इस बार इनकी ज़िंदगी की ये पहली ईद होगी कि जब कोई ईद, इनका पिता इनको ईद ही नहीं देगा। ये कैसे उस सिचुएशन को जिएंगी, कैसे इट विल हैपन, कैसे होगा ये, हाउ इट विल हैपन, आई हैड नो क्लू, नो आइडिया, आई क्राइड एंड देन इट हैपेंड। इट आल्सो हैपेंड कि बहुत सारी इससे भी बुरी परिस्थितियां आई, और तो इसको आप यूं कह लें कि आप मजबूत हो गए, या यूं कह लें कि आप सूख गए संवेदना के स्तर पे। तो लिखते रहने से ना वो नरमी, वो कोमलता, वो संवेदनशीलता जो है बची रहती है। और ये तो मेरे लिए अब ज़रूरत है कि रात में सोऊं तो कोई नेता एक्टिविस्ट बन के ना सोऊं। हाँ, ये तो मतलब ये जो नरमीपन की जो आपने बात कही, ये तो बिल्कुल सही है कि राजनीति में रहते हुए भी थोड़ा सा मनुष्यता और नरमीपन बने रहना। हमने तो सुना कि कोविड में जब आप लोगों की मदद करते थे, उसमें भी 100 लोगों के कॉल्स आते थे, जब 10 लोगों की मदद हो पाता था, और उसमें 2 लोग कहीं कुछ किसी दुनिया को छोड़ के चले जाते थे, तो एक मन में कसक रह जाती थी कि यार काश ऐसा होता था। इनफैक्ट वो तो बहुत भयावह दौर है। अभी भी फेसबुक पे पता नहीं कहाँ से कुछ मेमोरी शो होती है, तो मन घबरा जाता है, डर जाता है। और समस्या का आकार विस्तार इतना बड़ा था कि किसी एक सरकार के, व्यक्ति के, संस्थान के बस की बात नहीं थी उसको एड्रेस करना, लिहाजा सब लोग लगे हुए थे। मैं कोई बहुत बड़ा तोप मार ले गया ऐसा कुछ है नहीं, सब लगे हुए थे और हम भी लगे हुए थे, करने की कोशिश कर रहे थे, बट बड़ा मन में विषाद पैदा होता था। 100 में से 90 की मदद हो गई और 10 की नहीं हो पाई, लोग चल बसे। मन इतना मतलब टूटा कि कई बार तो चला कि क्या ही कर रहा हूँ, ये जीवन किस काम का है, क्यों नहीं मैं भी खत्म हो गया हूँ 10 लोगों के साथ। इस तरह के भी भाव आए। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, जो 90 लोग बच गए तुम्हारे माध्यम निमित्त बन जाने से, जरिया हो जाने से, उनकी सोचो ना, तुम नहीं रहोगे तो बहुत कठिन समय था और मन याद करके सिहरता है। बट उस समय की एक अच्छी चीज़ या इकलौती अच्छी चीज़ मुझे ये दिखी, और बड़ा अफसोस हुआ बाद में, कि लोग आदमी बन गए थे उस समय। अपनी विचारधाराओं और पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस के डिफरेंसेस के बियॉन्ड जाके लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और मैं कहता था ये कितना अच्छा है ना, काश कि अगर इस विपदा में कोई एक सिल्वर लाइनिंग हो तो वो ये हो कि इसके ख़त्म होने के बाद ये ख़त्म हो, और ख़त्म होने के बाद भी लोग ऐसे ही आदमी की तरह ट्रीट करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वो आपदा हमको इंसानियत परमानेंट लेवल पे तो नहीं सिखा के जा। आखिरी का एक सवाल है कि आपकी अभी हाल में ही किताब आई है गुलाबी खंजर जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये खंजर गुलाबी क्यों है। बहुत मज़ेदार किताब है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जिस दिन ये इसका प्री ऑर्डर लॉन्च हुआ उसी दिन ये अमेज़न पे बेस्ट सेलर हुई है किताब। बेस्ट सेलर भी अलग लेवल पे हुई, मतलब अक्रॉस ऑल लैंग्वेज कैटेगरीज और बुक कैटेगरी में 3rd नंबर पे गई अमेज़न पे, और हिस्टोरिकल फिक्शन कैटेगरी में तो नंबर 1 पे गई और कई दिन तक नंबर 1 पे रही। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला।
काफ़ी अच्छी बिकी है किताब, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, तकरीबन 550-600 साल पुरानी कहानी है और ये तब की कहानी है जब बाबर ने इन्वेड किया। तो बाबर को सब जानते हैं, इतिहास में बड़ी जगह इन्होंने खाई, लेकिन बाबर के साथ कुछ छोटे कबीले भी आए। उन छोटे कबीलों को उनके छोटेपन की वजह से, आकार के छोटे होने की वजह से इतिहास में स्थान नहीं मिला। ऐसा एक कबीला था गुरकान, जिसने अभी एक जगह है नौशेरा, अभी वो चर्चा में भी था जब पाकिस्तान ने हमला किया और हमने फिर उसका जवाब दिया। पहलगाम के बाद की बात बताऊं मैं, तो उसमें भी उस शहर का जिक्र आया। तब के समय सियालकोट में पड़ा करता था ये। उसमें एक राजा था और उस परिवार पे हमला किया, सबको नेस्तनाबूद कर दिया। तो वो मुखिया का परिवार वहाँ से जैसे तैसे करके बच्चों को लेके भागा। अब जिस कबीले ने, गुरकान कबीले ने हमला किया, वहाँ एक लड़का होता है और जो कबीला भागता है, विस्थापित होता है, वहाँ भी एक लड़का पैदा होता है और ये दोनों बड़े होते हैं और किस्मत से टकराते हैं। तो इनको अपना अपना अतीत पता चलता है जब, तो ये जो जाट राजा का बच्चा है, जो इसने खोया उसे हासिल करने की लड़ाई शुरू करता है और जो उसने हासिल किया हुआ है अपने पूर्वजों के दमखम पे, उसे बचाने की लड़ाई वो लड़ता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, ट्रिलॉजी है और इसका पहला वॉल्यूम जो है गुलाबी खंजर आया है। इस साल के आखिर तक इसे दूसरी और फिर तीसरी किताब भी आएगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्दे पर भी एक वेब सीरीज के तौर पे देखने को मिले। अरे वाह, लेट्स होप। कुछ रैपिड फायर मेरे सवाल हैं जो इस कैमरे को देखकर आप जवाब दीजिए। 5 ऐसी किताबें जो युवाओं को जरूर पढ़नी चाहिए। तो नौजवानों को पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि एक रिकार्डो सेमलर करके एक इंडस्ट्रिस्ट है, उनकी किताब मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कॉर्पोरेट में जो लोग हैं उनको वो किताब पढ़नी चाहिए, मैवरिक करके वो किताब है। इसके बाद एक किताब है जो साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए है, बहुत अच्छा सेटायर है, वो है ब्लाक दरबारी। आप ज़रूर पढ़िए इसको। और इसके बाद राहुल सांकृतान की किताब है था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, वो ज़रूर पढ़ें आप। इसके अलावा एक किताब है जो मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरे महबूब लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। उनकी किताब है दीवार में एक खिड़की रहती थी और उन्हीं की एक और किताब है केवल जड़ें हैं। ये दोनों किताबें आप ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 5 ऐसी फिल्में जो जरूर देखनी चाहिए तो आप रिकमेंड कीजिए। बिल्कुल 5 तो लंबी फिल्म, मैं बफ हूँ, मूवी बफ हूँ, बहुत सारी फिल्में हैं, पर मैं आपको कुछ एक बताता हूँ मैं। द बॉय इन स्ट्रीट पजामाज, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, और इसके बाद द बैटल ऑफ अल्जीयर्स, ये ज़रूर देखनी चाहिए। इंडियन फिल्म्स में आप तीसरी कसम, गैंग्स ऑफ वासेपुर ज़रूर देखनी चाहिए अगर आपको सिनेमा पसंद है तो। और क्या 5 बता दी मैंने शायद जी। कोई गाजीपुर और जमानिया जाए तो क्या खाए, एक हमारे मित्र ने पूछा। बहुत बढ़िया। तो आप जब भी गाजीपुर या जमानिया जाएं, वहाँ जो स्ट्रीट फूड है, चाट वहाँ का, आप यहाँ दिल्ली में कुछ टॉप रेस्टोरेंट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है बनारस की 2 टमाटर की चाट। कुछ रेस्टोरेंट हैं बहुत बड़े बड़े, अच्छा। जो बनारस की टमाटर वाली चाट जो बड़ी फेमस है, जो गुड़ वगैरह डाल के बनती है, वो खाते हैं। ये जमानिया गाजीपुर बनारस के अंचल में बहुत सारी जगहों पर मिलती है। जमानिया में बहुत शानदार ये टमाटर वाली चाट मिलती है और चूंकि वहाँ अभी भी फूड का एडल्ट्रेशन नहीं हुआ, तो वहाँ अभी भी जो गोलगप्पा होता है, जिसको हम लोग फुल्की कहते हैं, पानी पूरी कहते हैं, उसका पानी विदाउट सिट्रिक एसिड बनाते हैं वो लोग, खटाई और आम चूर डाल के बनाते हैं। तो वहाँ उसका भी आपको आनंद मिलेगा। एक और मिठाई वहाँ पे बनती थी जो अब शायद लुप्तप्राय है, पिया बारा कहते थे, एक मिठाई होती थी वहाँ पे जो अब नहीं बनती, एक परिवार बनाता था वो। राजस्थान के गंगापुर इलाके में एक मिठाई बनती है जिसको हम खीर मोहन कहते हैं, वैसी ही मिठाई थी जो छेने की बनती है और बहुत मीठी होती है, बहुत शानदार होती है। तो अब तो वो गंगापुर में तो मिलती है बट जमानिया में नहीं मिलती है। सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी ट्राइड। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बहुत आनंद आया, बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुल के बात हुई। थैंक यू। जी।